हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हाउ आर यू ऑल डूइंग पीपल। क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ऑल बढ़िया भला चंगा सी। नमस्कार, हाय साम्या, हाय कृतिका, अर्चिता, जूही, प्रिया, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। हाय साक्षी, हाउ आर यू डूइंग पीपल। हाय आलिया, हाय जेबा, हाय शीतल, वैष्णवी, रिया, जैनाब, आयुष, क्या हाल चाल है दोस्तों। हाय अभिलाषा, तपस्या, तरु, सानिया, प्रतीक्षा, कैसे हैं आप सभी लोग। हाउ आर यू गाइस डूइंग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, क्या हाल चाल है। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बढ़िया बढ़िया। एम आई क्लियरली ऑडिबल, क्लियरली विजिबल सर। फीवर हो रहा है, अच्छा ठीक है। डोंट वरी, आज की क्लास मैं भी ज्यादा लंबी सोच नहीं रहा हूं लेने की। रीजन बीइंग, आप नोएडा में हो, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। सो आई वॉज हियर फॉर एन इवेंट एंड आई एम क्वाइट टायर्ड टुडे एज ऑफ नाउ। सो इवन मैं भी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा। यू वोंट बिलीव, मैं पता है वो कब सोने गया मैं आज। मतलब पिछले 3 दिन में बहुत मिनिमम नींद हो पा रही है, तो मैं आज ही सोया हूँ सुबह कुछ 5:30 बजे। मैं उठ गया हूँ 9 बजे। फिर मैं मुश्किल से 1 घंटे बीच में और सो पाया हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं सोया ही नहीं हूँ, तो फिर इवन आई एम बिट टायर्ड। बट आई डेंट वांटेड टू कैंसिल द क्लास, मेरे को क्लास कैंसिल नहीं करनी थी। सो आई रादर प्लान्ड कि हम एक छोटी क्लास ले लेते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो इन नोएडा। अरे ग्रेट दोस्त, टाइम मिलेगा तो ज़रूर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो विल टेक अ क्लास, कुछ टॉपिक कवर करते हैं जब तक समझ आ रहा है। उसके बाद फिर विल कवर द रेस्ट टॉपिक टुमारो, ठीक है। तो इत्मीनान से, बिकॉज मोर देन 50% सिलेबस हम खत्म कर देंगे इसके बाद। मतलब 4th चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, द 3 ऑर्डर है ना। इसके बाद डाउन द लाइन हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बचते हैं। हाँ, तो इसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे, तो 3 चैप्टर हम आसानी से खत्म कर लेंगे। तो मतलब सिलेबस हमारा बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया पेस से हम लोग चल रहे हैं। 4 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। इस वीक में ये चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट वीक तक मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग 5th चैप्टर शुरू करेंगे। 5th और 6th चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब मैं बताऊं बहुत बहुत करके 4-4 8 क्लासेस में वो भी खत्म हो जाएंगे। सो आई बिलीव अगस्त सितंबर, सितंबर एंड तक आते आते हम अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, सितंबर एंड या अक्टूबर की स्टार्टिंग में हम अपना सिलेबस आसानी से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस का टेंशन है नहीं, सिलेबस बढ़िया चल रही है, टेंशन लेना नहीं। सर ये चैप्टर मुझे आता है, अरे बहुत शानदार। सब वीडियो बदमाशी। माइंड मैप सीरीज कब स्टार्ट हो रही है? बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। सर योर टायर्डनेस शो ऑन योर फेस। हाँ यार, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, बाकी तो सब बढ़िया। सर ब्यूटीफुल लग रहे हो, अरे थैंक यू यार, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिवीजन भाई, जबरदस्त रिवीजन करेंगे। एनी सीरीज यू आर वॉचिंग करेंटली? नहीं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सर आप कहाँ हो? मैं नोएडा में हूँ मेरी जान। सर ये चैप्टर कर भी लिया, बहुत शानदार। आप हिंदी में नोट्स दोगे? नहीं, मैं अपने हैंड रिटन नोट सिर्फ इंग्लिश में ही दे पाता हूँ, हिंदी में मैं नहीं दे पाता हूँ, बहुत दिक्कत हो जाता है। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज द 3 ऑर्डर्स पढ़ेंगे बचे हुए चैप्टर को। चलो, आई होप हमने जो पिछले चैप्टर तक बातें, मतलब पिछले लेक्चर तक बातें की हैं, सबको सारी बातें क्लियर हैं। हम बेसिकली कवर कर रहे थे हमारा चैप्टर द 3 ऑर्डर्स। दिस इज चैप्टर नंबर 4, हमारी अपडेटेड एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है, द 3 ऑर्डर्स। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या क्या बातें की थी? पिछली क्लास के अंदर हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात की थी, इफ यू रिमेंबर, है ना। लास्ट क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हमने बातें की थी पिछली क्लास के अंदर। तो आपको याद होगा कि हमने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बात की थी। बोलो हाँ या नहीं। इन्वायरमेंटल चेंजेस और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी, है ना। इफ यू रिमेंबर, तो हमने इन्वायरमेंटल चेंजेस और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि फ्यूडलिज्म जो है अपने आप में कमजोर होता जा रहा था। कैसे? मुझे बताते हुए चलो। मुझे एक बात बताओ कि 5th से 10th सेंचुरी तक यूरोप का इन्वायरमेंट कैसा था, और 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक यूरोप का इन्वायरमेंट कैसा था? बताओ मुझे, यहां पर इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए। फिर दूसरा चेंज हम देखते हैं लैंड यूज पैटर्न में। तो मुझे बताओ कि लैंड यूज पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए। फिर उसके बाद मुझे बताइए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद है। हम्म हमारे में तो सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, अरे बढ़िया, बताइए।
पहले विंटर था, फिर समर, बहुत बढ़िया भाई। देखो पहले क्या था, 5th to 10th सेंचुरी लॉन्ग विंटर्स है ना, लॉन्ग विंटर्स, बहुत लंबी लंबी सर्दियां होती थी, लगभग 8 मंथ्स या आप कह लीजिए 9 मंथ्स तक की तो सर्दियां होती थी, लंबी लंबी सर्दियां होती थी, है ना। स्नोफॉल होता था, स्नोफॉल होता था बहुत ज्यादा, क्या स्नोफॉल, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती थी। लेकिन 11वीं शताब्दी से क्लाइमेट कैसा हुआ सर, क्लाइमेट वार्म होना शुरू हुआ, ठीक है। लगभग 4 से 5 महीने, 5 मंथ्स के आसपास या 6 मंथ्स तक हम देखते हैं कि समर आने लगी, 6 मंथ्स तक समर आने लगी। इसके कारण क्या हुआ कि सर एनवायरमेंट अच्छा हुआ और खेती करना आसान हुआ। लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो पहले लैंड यूज कैसे होता था सर, पहले हम लैंड का डिवीजन 2 पार्ट्स में करते थे, है ना। पहले 2 डिवीजन होते थे लैंड के, हाँ सर 2 डिवीजन। फिर हमने बाद में क्या किया, 3 डिवीजन करने शुरू किए, बिल्कुल सही सर। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो पहले हम क्या करते थे सर, पहले हम लोग वुडन प्लाव का इस्तेमाल करते थे, वुडन प्लाव, लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे और ऑक्स का इस्तेमाल करते थे, और उसमें भी हम लोग यूज करते थे नेक हार्नेस। नेक हार्नेस का मतलब क्या होता है कि उनके नेक पर ज्यादा जोर देते थे। बट बाद में हमने क्या करना शुरू किया सर, आयरन टिप्ड प्लाव, है ना, लोहे का हल इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे फायदा क्या होता था मुझे बता सकते हैं? आयरन टिप्ड प्लाव मतलब लोहे के हल का, जिसके जो टिप्स है वो लोहे की बनी थी, उसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता था मुझे बता सकते हैं? आयरन टिप्ड प्लाव, माउल्ड बोर्ड्स का इस्तेमाल हमने करना शुरू किया। इसी के साथ साथ हमने करना शुरू किया दिस शोल्डर हार्नेस का इस्तेमाल, है ना। वी स्टार्टेड यूजिंग शोल्डर हार्नेस। उसी के साथ साथ हमने यूज करना शुरू किया हॉर्स शू, है ना, हॉर्स शू जिसको घोड़े की नाल बोलते हैं, वो यूज करना शुरू किया। बताइए, बहुत बढ़िया। चैट में आंसर कम दिख रहे हैं मुझे। डिग मच डीपर, बहुत शानदार। माफी चाहूंगा, चाय पी रहा हूं तो थोड़ा आपको आवाज आएगी, बट थोड़ा सा जरूरत है अभी मुझे चाय की, इसलिए। गड्ढा नीचे तक होता था, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था मुझे ये बताओ। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था? ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, लैंड यूज पैटर्न्स हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला मुझे ये बताओ जल्दी से। इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट क्या था सर? 29 जुलाई का डीपीपी जो हिंदी में आया, मैं एक बार देख लूंगा, डोंट वरी। प्रोडक्शन डबल्ड, बहुत शानदार। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, बोलो हाँ या नहीं। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन डबल्ड, ज्यादा फसल उगने लगी। जब ज्यादा फसल उगने लगी तो उसको क्या होना लगा, किसानों ने क्या किया, उसको पैसे के फॉर्म में बेचना शुरू किया। पहले क्या होता था, अर्लियर पहले क्या होता था, अब इससे एक बदलाव क्या हुआ समाज में। समाज में क्या बदलाव हुआ कि पहले क्या होता था, जो लॉर्ड होता था, जो लॉर्ड होता था वो रेंट किस फॉर्म में लेता था किसानों से? मुझे बता सकते हो कि पहले जब ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था तो लॉर्ड जो है वो किसानों से रेंट किस फॉर्म में लेता था, कैसे रेंट लेता था? किस फॉर्म में टैक्स लेता था पहले लॉर्ड किसानों से? लेबर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? लेबर के फॉर्म में, क्रॉप्स के फॉर्म में। अब जब पैसे आने शुरू हुए तो अब लॉर्ड क्या कर रहा है, क्या किसानों से मजदूरी करवा रहा है रेंट के लिए? क्या वो किसानों से रेंट लेबर के फॉर्म में ले रहा है? नहीं सर। अब वो क्या कर रहा है, मनी के फॉर्म में रेंट ले रहा है। किसान ने क्या किया, बहुत शानदार, लेबर, क्रॉप्स या फिर कह लीजिए सर्विसेज, बहुत शानदार। अब क्या हो रहा है कि किसान पैसे के फॉर्म में लॉर्ड को रेंट दे रहा है, मतलब किसान अब आजाद है, महीने महीने या साल साल गए, पैसे फेंक के मारे लॉर्ड के मुंह में, खत्म, चिल है पूरा माहौल।
बहुत शानदार, चिल है पूरा माहौल। तो क्या अब पीजेंट ज्यादा फ्री है? क्या अब पीजेंट ज्यादा फ्री है? अब क्या लॉर्ड का कंट्रोल है किसान के ऊपर? नहीं सर। वीकनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म। अब क्या ये फ्यूडलिज्म कमजोर पड़ रहा है? क्या ये सामंतवाद की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है? क्या अभी तक ये जो फ्यूडल लॉर्ड होता था, क्या अब ये किसान को उसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है जैसे ये पहले करता था? नहीं सर, ही इज नॉट डूइंग दैट एनी मोर। बहुत शानदार, बढ़िया। अब इसी के आगे हम आज की क्लास में टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल, ठीक है, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल हम पढ़ेंगे कि नए शहर, शहर में रहने वाले लोग, कैथेड्रल टाउन्स, क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। बाकी देखते हैं आज जितना हम कवर कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े अब जल्दी से, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है काफी चीजें समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब चूंकि फ्लो बना हुआ है तो पूरा ध्यान मेरी तरफ, ठीक है, पूरा ध्यान मेरी तरफ। एक सेकंड देना मुझे, हाँ। चैट बंद हो गई कि नहीं हुई? एक सेकंड दो मुझे। अभी चैट चल रही है कि नहीं चल रही है मुझे बताओ। एक बार मुझे बताओ, चैट चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है, ठीक है। और अब चैट चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी चैट चल रही है, ये ऑन रखते हैं। अभी चैट चल रही है, क्योंकि चैट बंद करके समझेंगे तो चीजें आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, चीजों को तो समझते हुए चलना। अब अ फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब इससे क्या हुआ, देखो हमने क्या देखा कि फ्यूडलिज्म के टाइम पर यूरोप में केवल 3 ऑर्डर्स थे। हाँ सर, कौन से 3 ऑर्डर्स थे? कौन से 3 ऑर्डर्स थे? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड किसान। लेकिन अब जब प्रोडक्शन अच्छे से होने लग गया, लेकिन अब जब खेती बढ़िया से होने लग गई, लेकिन अब जब पैसे का इस्तेमाल होने लग गया, तो एक नई क्लास का डेवलपमेंट हुआ, एक नई ऑर्डर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे इतिहासकार कई बार फोर्थ ऑर्डर भी बोलते हैं। लेकिन इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या यह सच में चौथा ऑर्डर था? कैसे समझना, अभी तक क्या था, समाज में केवल 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, या 4 की बात करें तो एक तरीके से देखो, राजा सबसे ऊपर था, राजा के नीचे फिर पहला ऑर्डर होता था क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है चर्च। दूसरा ऑर्डर होता था नोबिलिटी, मतलब अमीर अभिजात वर्ग, रिच पीपल। और तीसरा होता था पीजेंट्स, है ना, राइट सर। लेकिन अब क्या हुआ कि यूरोप के समाज में अब एक बदलाव आया और एक नया ग्रुप ऐड हुआ जो अब इन तीनों से अलग है और जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन है वो, समझना मेरी बात को। न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। टाउन क्या होता है? टाउन का मतलब होता है कस्बा, टाउन का मतलब होता है कस्बा। अब मेरी जान मेरी बात समझिएगा कि क्या फ्यूडलिज्म के टाइम पे शहर है? नहीं सर, कोई शहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांव है, क्योंकि सारे किसान रह रहे हैं, सब खेती कर रहे हैं, तो कोई शहरों का विकास है नहीं सर। लेकिन जब 11वीं शताब्दी के बाद से खेती अच्छी खासी होनी शुरू हुई, अब खेती होनी शुरू हुई, खेती होनी शुरू हुई, तो किसानों ने क्या किया, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मार्केट में ले जाकर बेच रहे हैं पैसों के लिए। हाँ सर, और पैसों के फॉर्म में अपने अनाज को बेचकर क्या कर रहे हैं, बाकी चीजें खरीद रहे हैं। अब मेरी बात समझना कि पहले क्या था कि किसान के पास उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, पहले वो उतनी खेती नहीं करता था कि जिससे वो उसको मार्केट में बेच सके। तो वो क्या करता था कि इंस्टेड कि वो अपने अनाज को मार्केट में बेचे, वो क्या करता था कि दूसरे जो लोग हैं जिससे उसको सामान चाहिए उसके साथ अनाज ही एक्सचेंज कर लेता था। मतलब सपोज किसान को कपड़े चाहिए तो वो क्या करेगा, जो बंदा कपड़े बना रहा है उसको अनाज देगा, बदले में उससे कपड़े ले लेगा। सपोज किसान को कोई हल चाहिए तो वो हल बनाने वाले को अनाज दे देगा और उससे हल ले लेगा। लेकिन अब किसान के पास बहुत अनाज है, मतलब वो अनाज को एक्सचेंज कर ही नहीं सकता इन सब चीजों के लिए, उसके पास बहुत अनाज है, मतलब इन सब चीजों को लेने के बाद भी उसके पास बहुत अनाज बच रहा है। तो उस बचे हुए अनाज का क्या करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको व्यापारियों को बेच दे रहा है। और वो व्यापारी क्या कर रहे हैं, किसानों से ये अनाज खरीद के दूसरे देशों में ले जाके उसको बेच रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो अब जब वो अनाज व्यापारियों को बेच रहे हैं तो व्यापारी उनको बदले में पैसा दे रहा है। अब जब किसान के पास पैसा है
तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक ऐसी जगह पर चाहिए पड़ेगी, मतलब अब मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर क्या हो कि मैं अपना अनाज ले जाकर बेच सकूं, और अनाज बेचने के बाद जो पैसा मिला है उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं बाकी सामान खरीद सकूं, कि मुझे जो खरीदना है वो खरीद सकूं। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक मार्केट की। पहले क्या होता था? पहले मार्केट नहीं होता था, फ्यूडलिज्म जब चल रहा था तब मार्केट नहीं होता था। लोग क्या करते थे? लोगों को पता है कि ये कपड़े बनाने वाला वहां रहता है, वो वहां रहता है, वो वहां रहता है, बस गए, अनाज बदला और सामान खरीद लिया। लेकिन अब जब पैसा है तो आप उससे बहुत सारे अलग अलग काम खर्च कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीकों से खर्च कर सकते हैं। और खर्च करने के लिए अब जरूरी है कि एक ही जगह हो जहां पर आप एक अपना व्यवस्था बना लें। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि आज कपड़े बनाने वाला यहां है, कल को वो शायद किसी दूसरे गांव चला गया, तो फिर आप कहां ढूंढते फिरोगे कपड़े बनाने वाले को? लेकिन जब दुकान एक लगाई जाती है तो आपको पता है कि हाँ साहब, ये अंकल यहां दुकान लगाते हैं, यहां पे कपड़ा खरीद सकते हैं, आप जब भी जाओगे वो वहां पे मिलेंगे। तो एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ी जहां पर अब ये एक्सचेंज हो सके, ये सामानों का लेन देन हो सके, किसान अपना अनाज बेच सकें, पैसा जो मिल रहा है उससे दूसरा सामान खरीद सकें, जो बाकी लोग दूसरे सामान बेच रहे हैं वो वहीं पर रहें, और दूसरे पैसे का यूज, मतलब पैसे लेकर वो अपना सामान बेचें। इससे डेवलपमेंट हुआ किसका? इससे डेवलपमेंट हुआ मार्केट का। अब एक और चीज हो रही है, चूंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, एक्सपांशन का मतलब बढ़ना, तो चूंकि खेती अच्छी हो रही है, खेती में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो खेती में वृद्धि होने से क्या हो रहा है? हमें देखने को मिलता है कि 3 और बदलाव हो रहे हैं। क्या? पहला बदलाव है पॉपुलेशन का, मतलब जनसंख्या, दूसरा व्यापार का, और तीसरा शहरों का निर्माण। अब कस्बा क्या होता है सर? सिटी और टाउन में अंतर क्या होता है? तो देखो, जब गांव से शहर बन रहा होता है, क्योंकि गांव और शहर में मेजर अंतर क्या है कि शहर थोड़े से विकसित ज्यादा होते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहती है, और शहरों के अंदर लोग मेनली क्या कर रहे होते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा दूसरे काम कर रहे होते हैं। तो गांव से शहर बनने की जो प्रोसेस होता है ना, उसके बीच में आता है टाउन, कस्बा। कि कस्बा क्या होता है? उसमें शहरी फीचर भी होते हैं, उसमें ग्रामीण फीचर भी होते हैं, कि लोग ग्रामीण परिवेश में भी रह रहे हैं लेकिन शहरी कामकाज भी कर रहे हैं, तो उसको कस्बा बोला जाता है। अब चूंकि खेती अच्छे से होनी शुरू हो गई, तो खेती अच्छी होने से 3 चीजों में और विकास हुआ: पॉपुलेशन, जनसंख्या, ट्रेड, व्यापार, और टाउन्स मतलब कस्बों का बनना। माना जाता है कि पहले यूरोप की पॉपुलेशन 42 मिलियन थी। पहले यूरोप की पॉपुलेशन कितनी थी? यूरोप की पॉपुलेशन थी 42 मिलियन। मिलियन कितना होता है सर? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो पहले यूरोप की पॉपुलेशन 42 मिलियन थी, मतलब 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है। कब? 1000 सीई के आसपास। आगे चलकर अगले 1200 सालों में, मतलब अगले 200 सालों में यूरोप की पॉपुलेशन हो गई 62 मिलियन, मतलब 6 करोड़ 20 लाख। और अगले 100 सालों में यूरोप की पॉपुलेशन हो गई 73 मिलियन, 7 करोड़ 30 लाख। क्या तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? क्योंकि खेती अच्छी हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। इसी के साथ साथ चूंकि लोगों को बढ़िया खाना मिल रहा है, तो उनके जीवन काल जो है, लाइफ स्पैन का मतलब उनका जीवन काल जो है वो भी बढ़ गया है। क्योंकि अब वो अच्छा खाना खा रहे हैं तो उनके उम्र के साल बढ़ चुके हैं। मतलब बताया जाता है कि 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, एक यूरोपियन की जो उम्र थी, वो माना जाता है कि 10 साल और बढ़ गई थी। मतलब 8वीं शताब्दी में एक यूरोपियन व्यक्ति 40 साल जी रहा था, तो 13वीं शताब्दी में अब वो 50 साल जी रहा है, तो 10 साल उसकी उम्र बढ़ गई। क्यों? उसको खाना अच्छा मिल रहा है, राइट? उसको खाना अच्छा मिल रहा है। बट महिलाओं और लड़कियों में थोड़ा सा अभी भी लाइफ स्पैन कम था, क्योंकि महिलाओं के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर, या जो उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसको लेकर लोगों के बीच में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो पहले के टाइम पे ये होता था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर, या खासकर आप बात करें जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, उस टाइम पीरियड पर महिलाओं की बहुत ज्यादा डेथ हो जाती थी, बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी। तो उसके कारण बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीजेस हो जाती थी, और चूंकि पहले के टाइम पे लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन इंफेक्शियस डिजीजेस से मतलब ऐसा हो जाता था कि वो इतनी ज्यादा फैल जाती थी कि अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। तो महिलाओं और लड़कियों की उम्र फिर भी अभी यूरोप में कम है, लेकिन मर्दों की उम्र 10 साल बढ़ चुकी थी। अब दूसरी चीज क्या है कि शहरों का निर्माण। अब देखो, जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ, देखो हमने लास्ट टाइम यूरोप में शहर कब देखे थे? जब रोमन एम्पायर था। अब जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो पुराने शहरों को नष्ट कर दिया गया। डिजर्टेड का मतलब होता है नष्ट कर देना। वो नष्ट हो चुके थे, वो खंडहर बन चुके थे और पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। रुइंड का मतलब खराब हो जाना, डेजर्टेड खराब हो जाना, रुइंड मतलब खराब हो जाना। तो जब रोमन साम्राज्य खत्म हुआ तो शहर भी नष्ट हो गए। लेकिन
यूरोप में दोबारा से शहरों का निर्माण कब होना शुरू हुआ? 11वीं शताब्दी में, जब तेजी से एग्रीकल्चर या खेती बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादा खाना है, ज्यादा खाने होने से ज्यादा पॉपुलेशन है। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, तो मतलब अब कस्बों का निर्माण होना शुरू होगा। अब ये हुआ कैसे कि किसान जो होता था, जिसके पास एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो जिस किसान के पास एक्स्ट्रा अनाज होता था, क्योंकि अब वो ज्यादा अनाज उगा रहा है, तो उसको जरूरत लगी कि यार कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर मैं अपना अनाज बेच सकूं, और अनाज बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से दूसरा सामान खरीद सकूं। तो अगर ये सब एक ही जगह पर हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा, मुझे अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। Peasants who had surplus grain to sell needed a place where they could set up a selling center, जहां पर वो अपने अनाज को बेच सकें। Where they could buy tools and clothes, कि जहां पर वो अपने अनाज को बेच सकें और बदले में उस अनाज को बेचने से जो पैसा आया है उससे वो कपड़े और औजार खरीद सकें। अब ये सब कहां पर होता है? वो कौन सी जगह होती है जहां पर हम अपना सामान या तो बेच और खरीद सकते हैं? सिंपल इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पढ़ा है सर, उसको मार्केट बोला जाता है। इससे क्या हुआ? पीरियोडिक फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब मेला होता है एक तरीके से। मेला का मतलब क्या होता है? मीटिंग। तो मेले लगने लगे। मेले का मतलब वो नहीं कि जिसमें झूले उले लगे, मेले का मतलब पीरियोडिक फेयर का मतलब कि पीरियोडिक मार्केट, साप्ताहिक मार्केट लगते हैं ना, अपने शहरों में भी लगते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे लगता है मंगलवार और शुक्रवार के दिन सब्जी मार्केट लगता है, तो उसको पीरियोडिक फेयर बोला जाता है। और छोटे छोटे मार्केट खुलने लगे, जो आपको पता है ना कि कुछ एक मार्केट प्लेस होता है जो हफ्ते भर खुला रहता है, तो पीरियोडिक मतलब साप्ताहिक मार्केट, और कुछ छोटे छोटे ऐसी जगह खुलने लगी जहां पर अच्छी खासी, जैसे हर शहर में होता है, आपके शहर में भी कोई, आपके घर के आसपास एक जगह होगी जहां पर एक इंपॉर्टेंट सेंटर, जैसे मेरे घर के आसपास न्यू मार्केट है, तो वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट सेंटर है वो मार्केटिंग का। तो ऐसा एक सेंटर बनने लगा जहां पर लोग अपना सामान जो है वो लाकर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस जगह पर लोग दुकानें खोल रहे हैं, जिस जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं अदर देन एग्रीकल्चर, तो वो क्या होगा सर? ऑब्वियसली वो कस्बा ही होगा। धीरे धीरे करके इन्हीं जगहों पर कस्बों का निर्माण होने लगा। कि अब वो जगह कैसी बनने लग गई कि पहले वहां मार्केट लगने लगा। अब जब चूंकि मार्केट लगने लगा, लोग सामान बेचने लगे, तो लोगों को लगा कि यार देखो, अब तो ऐसा ही कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे दुकानें बना लेते हैं, कवर्ड सड़कें अच्छी सी बना लेते हैं। अब कुछ व्यापारी जो लगातार वहां पे दुकानें लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो साहब, हम अपना घर भी यहीं बना लेते हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान बना लेते हैं, जिससे कि हमें व्यापार करना आसान होगा। क्या हुआ? चौराहा बनने लगा, चर्च बनने लगा, रोड बनने लगी, व्यापारियों ने अपनी दुकानें और घर बनाने शुरू कर दिए। अब चूंकि एक जगह पे बहुत सारे लोग रहने लग गए, तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह की एक व्यवस्था भी स्थापित करनी होगी। तो एक ऑफिस बनाया गया जहां पर कुछ ऑफिसर्स रहकर वो उस इलाके की व्यवस्था को देख सकें, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। आगे चलकर ये तो चलो हो गया, कुछ शहर इसके इर्द गिर्द बसे। माना जाता है कुछ शहर चर्च के इर्द गिर्द भी बसने शुरू हुए, राइट। बड़े बड़े किलों के इर्द गिर्द भी शहर बसने शुरू हुए। बिशप कौन होता था? पादरी। उसके इर्द गिर्द, उसके जो बड़ी सी प्रॉपर्टी होती थी उसके आसपास शहर बसने शुरू हुए। या बड़े बड़े चर्च जहां पर होते थे वहां पर शहर बसने शुरू हुए। क्यों बसने शुरू हुए कस्बे या शहर? जहां पर चर्च होते थे वहां पर लोग ट्रैवल करते थे भगवान से मिलने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो लोगों को लगा कि यहां दुकान लगाना सही है, ज्यादा लोग आएंगे, आसानी से सामान बिकेगा। जहां पर पादरी साहब रह रहे हैं, तो पादरी साहब की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके आसपास दुकानें लगानी शुरू की लोगों ने, लोग वहां आसपास रहने लगे क्योंकि पादरी साहब से लोग मिलने आते थे। बड़े बड़े किले जहां पर होते थे, तो किलों के आसपास रहना भी ठीक रहता था क्योंकि वहां सुरक्षित रहते थे लोग, तो वहां पे भी शहर। अब मतलब कुल मिला के शहरों का निर्माण कैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती छोड़कर दूसरे काम करने लग रहे हैं और एक जगह पे ज्यादा जनसंख्या रहने लग रही है, तो कस्बों का निर्माण होना शुरू हो रहा है। अब ये देखिए, एक मैप है जिसमें बताया गया है रीम्स, ये एक फ्रेंच कैथेड्रल टाउन है जो 17वीं सेंचुरी में, बताऊंगा मैं इसके बारे में। जैसे आप देखो ना, आप किसी भी तीर्थ स्थान की जगह पर जाते हो, है ना, आप किसी भी जगह पर जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, आप कहीं पर भी तीर्थ स्थान पर जहां पर गए होंगे, तो होता है ना मंदिरों के आसपास आपको पता है कि होटल बने होते हैं। होटल छोड़ दो, कई सारी दुकानें लगी होती हैं, खाने पीने की, प्रसाद की, बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो जब इतनी सारी दुकानें लग रही तो ऑब्वियसली कस्बे का निर्माण हो रहा है, राइट सर। तो क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे कस्बों का निर्माण होने लगा। अब आपको पता है कि इन कस्बों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो व्यापार कर रहे हैं। तो अब कस्बों का निर्माण भी तो लॉर्ड की जमीन पर ही हो रहा है ना। वो जो जमीन है तो वो अभी भी लॉर्ड की ही ना, तो लॉर्ड को रेंट तो देना पड़ेगा। तो लेकिन क्या हो रहा है कि अब जहां पर ये कस्बों का निर्माण हो रहा है वहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि सेवा ना करते हुए, लेबर ना करते हुए, वो क्या करते हैं कि लॉर्ड को, जिस लॉर्ड की जमीन पर वो रह रहे हैं, जहां पर कस्बा बसा हुआ है, उसको, उस लॉर्ड को बदले में रेंट वो पैसे के फॉर्म में दे रहे हैं।
इसी के साथ साथ अब चूंकि इन कस्बों के अंदर क्या हो रहा है कि इंसान लॉर्ड के अंदर में नहीं है, लॉर्ड उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लॉर्ड ने उसको पकड़ कर नहीं रखा है, तो इन कस्बों के अंदर जिंदगी ज्यादा आसान है। यहां पर लोग आजाद हैं, लोग फ्री हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी का काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बाद में लॉर्ड के मुंह पे पैसे फेंक के मारते हैं कि ये लीजिए, पैसा लीजिए और हम आजाद हैं, हम नहीं आपकी मजदूरी करेंगे। टाउन का इलाका जो है वहां पर लोगों को बहुत ऑफर मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार के कि वो पेड वर्क कर सकते हैं। पेड वर्क का मतलब उनको पैसा मिल सकता है उस काम के लिए, उनको आजादी मिल रही है लॉर्ड की चिक से, लॉर्ड के कंट्रोल से। इनफैक्ट यंग लोग जो हैं वो गांव से भाग भाग कर कस्बों में ही जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर बहुत दिक्कत है, खेती करते रहो सिर्फ और सिर्फ, कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन शहरों के अंदर बहुत आजादी है। इनफैक्ट एक पॉपुलर कहावत थी यूरोप में कि टाउन एयर मेक्स फ्री, कि जो शहरों की हवा है वो हमें आजादी फील करवाती है। इनफैक्ट कई सारे बंधुआ मजदूर अपने इलाकों को भाग भाग कर शहरों में छिप जाते थे। बेसिकली यूरोप के अंदर एक नियम था कि अगर एक बंधुआ मजदूर अपने लॉर्ड से 1 साल और 1 दिन तक छुप कर रह गया तो वो फिर आजाद हो जाता था। मतलब सपोज मैं किसी का बंधुआ मजदूर हूं, ठीक है, तो मैं भाग गया कहीं पर और भाग के मैं छुप गया, और 1 साल और 1 दिन तक अगर वो लॉर्ड मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं आजाद हूं, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आजादी से घूम सकता हूं। सो कई सारे बंधुआ मजदूर भी भाग भाग कर शहर में आ जाते थे, क्योंकि शहर में देखो क्या है, कहीं पे भी आप मजदूरी कर लो, कहीं पे भी लेबर का काम कर लो, आप कुछ भी काम कर लो, बट आप आजाद हो, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ लॉर्ड के अंडर में रहना। लॉर्ड दिन भर आपसे मजदूरी करवाता है, देता भी नहीं है कुछ बदले में। शहर में ऐसा है कि आप मजदूरी करो, पैसे कमाओ, लॉर्ड को रेंट दे दो, खत्म हो गया मामला। तो क्या होता था कि कई सारे सर्फ जो होते थे वो क्या करते थे, रैन अवे एंड हिड इन टाउन। हिड का मतलब होता है छुपना, तो वो क्या करते थे, इन कस्बों के अंदर आकर छुप जाते थे। और क्या था यूरोप के अंदर एक नियम, इफ अ सर्फ कुड स्टे फॉर 1 year and 1 day विदाउट हिज लॉर्ड डिस्कवरिंग हिम ही वुड बिकम अ फ्री मैन, कि अगर उसका लॉर्ड उसको 1 साल 1 दिन तक नहीं ढूंढ पाया तो वो सर्फ एक आजाद आदमी बन जाएगा। अब क्या हुआ कि कई सारे किसान, कई सारे सर्फ भाग भाग कर टाउन में आ जाते थे और अलग अलग प्रकार के काम करते थे। अनस्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, शहरों के अंदर होता ना कि भाई ठेला लगा लिया या कुछ सफाई का काम कर दिया या दुकान में काम कर दिया, दे वर यूज्ड टू डूइंग इट, और उनको वो चीज ज्यादा बेटर लगती थी। अब इन शहरों के अंदर कई सारे व्यापारी थे, दुकान लगाने वाले व्यापारी भी होते थे। अब होता क्या था कि अब जब शहरों का निर्माण हुआ तो शहरों के निर्माण के बाद अब वहां पर धीरे धीरे करके कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो अलग अलग स्किल्स को जानते हो, जो अलग अलग कामों को करना जानते हो, राइट। जैसे बैंकिंग एक्टिविटी को जो जानते हो, है ना, जो बैंकिंग एक्टिविटी कर सकें, जो लॉयर का काम कर सकें, तो वहां पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ी। तो अब इन शहरों के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग आने लग गए। अब धीरे धीरे करके शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। माना जाता है कि कुछ शहरों में तो 30,000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। और इतिहासकार इस नए ग्रुप को, जो कि अब इन शहरों या कस्बों के अंदर रह रहा है यूरोप के अंदर, उसको फोर्थ ऑर्डर कहा जाने लगा, चौथा तबका कहा जाने लगा, जो कि ऊपर के 3 तबकों से एकदम अलग है। अब ये जो व्यापारी होते थे ये क्या करते थे, अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे जिसको बोला जाता था गिल्ड। ये जो व्यापारी होते थे ये क्या करते थे, अपनी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अपना एक संघ बनाते थे जिसको गिल्ड बोला जाता था। ये गिल्ड क्या होता था, व्हाट वाज दिस गिल्ड? गिल्ड वाज नथिंग बट एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब समझना मैं क्या कह रहा हूं, आपने व्यापारी संघ के बारे में सुना है? व्यापारी संघ, ये व्यापारी संघ क्या होता था बच्चा, कि सपोज शहरों के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं मटके बनाने का काम करता हूं। तो पॉटर कौन होते हैं? मटके बनाने वाले, ठीक है। तो शहरों के अंदर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि सपोज मैं मटके बनाने वाला हूं, ठीक है, हु आई एम, मैं मटके बनाने वाला हूं। अब मटके बनाने वालों में क्या है कि या तो मैं अपनी खुद की दुकान लगाऊं, ठीक है, या तो मैं ऐसा कर लूं कि एक शहर में जितने मटके बनाने वाले हैं उन सबको पकड़कर मैं एक ग्रुप बना लूं, ठीक है, मैं एक ग्रुप बना लूं और क्या डिसाइड करूं कि अब हम सब मिलकर मटके बनाएंगे। हम एक कंपनी बना लेते हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जहां पर हम सब मिलकर मटके बनाएंगे, मिलकर उसे बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये ज्यादा सही लग रहा है, क्यों?
अकेले दुकान खोलकर मैं मटके बेचूं तो शायद मैं उतना नहीं बेच पाऊं, बट जब हम अब एक ग्रुप की तरह काम करें तो मे भी मटके बेचना ज्यादा आसान हो, हम ज्यादा आसानी से मटके बेच पाएं, ज्यादा दूर तक बेच पाएं, ज्यादा अच्छे से मटके बना पाएं। तो इसी को बोला जाता था गिल्ड, कि जब कोई व्यापार करने वाला ग्रुप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता था तो उसको गिल्ड बोला जाता था। अब क्या हुआ कि इन कस्बों के अंदर धीरे धीरे करके ऐसे गिल्ड बनने लग गए, ऐसे संघ बनने लग गए, जहां अलग अलग व्यापारियों ने अपने ग्रुप्स बना लिए जो सेम प्रकार का व्यापार करते थे, और उन्होंने अब क्या किया, अलग अलग व्यापारों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो अब संघ बन गया तो क्या होगा कि वो पूरा ग्रुप डिसाइड करेगा कि कितने मटके बिकेंगे, कैसे मटके बनेंगे, कितने में बेचने हैं, कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीजें। अब हर व्यापारी संघ क्या करता था, अपना अपना हॉल बनवाता था, अपना अपना एक मीटिंग हॉल बनवाता था, जिसको गिल्ड हॉल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गिल्ड हॉल। कि सपोज मटके बनाने वालों का एक संघ है तो उन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठे करके अपना एक हॉल बनवाया जहां पर वो मीटिंग करते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं। कपड़े बनाने वालों ने अपना एक हॉल, तो ये गिल्ड हॉल भी इन शहरों के अंदर बनने लग गए। हर टाउन के अंदर ऐसे गिल्ड हॉल बनने लग गए जहां पे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जहां पर कई बार क्या होता था कि जब अलग अलग संघ की मीटिंग होती थी, अलग अलग व्यापारियों की मीटिंग होती थी, तो इन्हीं हॉल्स के अंदर मीटिंग होती थी, इनको गिल्ड हॉल बोला जाता था। अब चूंकि इतना सारा सामान रखा हुआ, वहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है, तो गार्ड्स की जरूरत है। तो क्या किया जाता था कि अब इन टाउन्स के अंदर गार्ड्स रखे जा रहे हैं, राइट। जो गार्ड क्या करते हैं, दीवारों की सुरक्षा करते हैं, शहर की सुरक्षा करते हैं। गायकों को बुलाया जा रहा है कि जब भी कभी कोई फीस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी कोई होता है ना कि भाई कोई निमंत्रण है कहीं पर, या कहीं पर कोई एकदम खाने पीने का व्यवस्था है, कोई कोई सेलिब्रेशन है। फीस्ट का मतलब क्या हुआ, सेलिब्रेशन, या कोई खाना है, तो संगीतकारों को बुलाया जा रहा है कि साहब आइए, है ना। या कोई सिविक प्रोसेशंस का मतलब क्या होता है, सिविक प्रोसेशंस का मतलब होता है चल यात्राएं, है ना। कोई चल यात्रा निकाली जा रही है, होता है ना, अपने यहाँ यात्राएं निकाली जाती हैं अलग अलग, तो कोई यात्राएं निकल रही है, कुछ इवेंट हो रहा है, वो सारी चीजों में तो गाना गाने वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, ड्रम वालों को बुलाया जा रहा है, इन कीपर्स। अब क्या हो रहा है कि चूंकि यहां पे सामान का लेन देन हो रहा है तो बाहर के व्यापारी भी आ रहे हैं, तो उनके रुकने के लिए गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? गेस्ट हाउस, या जिसको सराय बोला जाता है, गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, राइट। अब समझ रहे हो मेरी बात की टाउन्स का निर्माण कैसे हो रहा है, कितनी सारी नई नई चीजों के डेवलपमेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से यूरोप के अंदर बाहरी लोगों ने आकर व्यापार करने शुरू कर दिया, खासकर वेस्ट एशिया के लोगों ने। स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स, स्कैंडिनेविया कौन सा मैं दिखाता हूं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, जानवर की चमड़ी, भालू की चमड़ी, हंटिंग हॉक्स। हंटिंग हॉक्स कौन होते हैं? बाज। सिंपल शब्दों में बोलूं तो बाज। ईगल देखा है अपन ने, तो बाज, ये बाज क्या करते थे, शिकार करने का काम करते थे, तो इनको बेचते थे और बदले में यहां से क्लॉथ खरीद के जाते थे। अंग्रेज जो है वो यूरोप में आ रहे हैं टिन बेचने के लिए। टिन समझते हो ना, टिन के बर्तन होते हैं, टिन बेचने के लिए आ रहे हैं यहां पर, तो नए नए व्यापार हो रहे हैं। इनफैक्ट फ्रांस तो माना जाता है एक ऐसा इलाका था जहां पे 12वीं शताब्दी से बड़े स्तर पर व्यापार और कारीगरी का काम ग्रो होना शुरू हुआ। अब पहले क्या होता था कि जो कारीगर होता था वो जो भी, जैसे मैं मटके बनाने वाला हूं, तो पहले क्या होता था कि मटके बनाने वाला एक जगह से दूसरी जगह जाता था, गांव गांव, और लोगों से पूछता था भाई मटके खरीदना है, मटके खरीदना है, मटके खरीदना है। बट अब उसको अलग अलग जगह घूमने की जरूरत नहीं है, अब वो एक जगह पर सेटल हो गया है, वो दुकान लगा रहे हैं, सबको पता है कि मटके वाला यहां दुकान लगाता है, लोग आएंगे, पैसे देंगे, उससे मटके खरीद के ले जाएंगे। इससे क्या हुआ, बहुत आसान हो गया व्यापार करना टाउन्स के डेवलपमेंट होने से। अब एक चीज और, चूंकि व्यापार बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अब ये समझना कि ये जो व्यापारी हैं और ये जो दुकानदार हैं, क्या इनको प्रॉफिट हो रहा है? बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या इनके पास पैसे हैं अच्छे खासे? हैं सर। तो क्या अब ये अमीर ग्रुप में आते हैं? आते हैं सर। तो अब जो लॉर्ड है, जो कि जनरली अमीर होता था, तो क्या ये व्यापारी एक पॉइंट पर आकर उस लॉर्ड की बराबरी कर रहे हैं पैसे में? हाँ सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं। समाज में अब एक नया ग्रुप आ रहा है जो लॉर्ड की बराबरी कर रहा है पैसे के फॉर्म में। क्योंकि पहले क्या हो रहा है, समझना मेरी बात, पहले क्या हो रहा है समाज में, खासकर यहां पर देखो, चर्च हो गया, चलो चर्च को हटा दो, अगर यहां पर देखें तो अमीर जो होते थे वो नोबिलिटी होती थी और उसके नीचे किसान बेचारा गरीब ही होता था। बट अब ये जो फोर्थ ऑर्डर है, जिनको टाउन पीपल बोल रहे हैं हम, इन टाउन पीपल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो व्यापारी, मर्चेंट, व्यापारी या शॉपकीपर, दुकानदार जो हैं, ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और प्रॉफिट कमाने से क्या हो रहा है, ये काफी ज्यादा रिच हो रहे हैं। तो क्या अब ये भी नोबिलिटी की बराबरी कर रहे हैं अमीरी में? बिल्कुल कर रहे हैं सर,
कर रहे हैं। तो अब गांव के अंदर क्या एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर ये सबसे सर्वोच्च है? नहीं सर, अब एक और ग्रुप आ गया है जो शहरों के अंदर या इन इलाकों के अंदर थोड़े से अमीर हैं। तो क्या ये इन्फ्लुएंशियल है? क्या इनका भी वर्चस्व है? बिल्कुल है सर। एंड दीज वर नोन एज टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये लोग, स्कैंडिनेविया के लोग क्या कर रहे हैं? यहां से आके व्यापार कर रहे हैं। यूरोप के लोग आके यहां पे व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस से, इटली से, इन जगहों से व्यापार शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े बड़े कस्बों का निर्माण हो रहा है जहां से सामान का लेन देन चल रहा है। तो बाहर से लोग आके व्यापार कर रहे हैं। आगे चलकर आपको पता है कि गेंगिस खान ने मंगोलिया के इलाकों को यहां तक जोड़ दिया था, है ना। गेंगिस खान ने इस पूरे इलाके को जोड़ दिया था। तो अब ये लोग भी व्यापार कर रहे हैं, यहां से व्यापार बढ़ रहा है, राइट। तो अब यूरोप के अंदर क्या हो रहा है? व्यापार बढ़ रहा है। फ्यूडलिज्म के टाइम पर क्या होता था? सिर्फ खेती होती थी, लड़ाई होती थी। लेकिन अब व्यापार भी हो रहा है, शहरों का निर्माण भी हो रहा है। इससे क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म और कमजोर पड़ता गया। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक प्रकार के शहरों के बारे में और बताया था ना, जिनको कैथेड्रल टाउन बोला जाता था। कैथेड्रल क्या होता है? बेसिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। कैथेड्रल क्या होता है? एक बहुत बड़ा चर्च, जो बड़ा चर्च होता है, काफी बड़ा चर्च होता है, उसको कैथेड्रल बोला जाता है। लार्ज चर्च। तो जो बहुत बड़ा बड़ा चर्च होता है, बहुत बड़े बड़े चर्च होते हैं, उनको कैथेड्रल बोला जाता है। ठीक है, चर्च हो गया छोटा सा, कैथेड्रल हो गया बहुत बड़ा चर्च। तो जो चर्च होते थे, उन चर्च में हमें क्या देखने को मिलता है कि उन चर्च के अंदर बेसिकली, अब जब व्यापारी लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, तो इन व्यापारियों ने क्या किया, इन अमीर व्यापारियों ने क्या किया कि अपना पैसा वो लगाते थे चर्च को दान देकर, नए नए चर्च बनवाकर। तो इन अमीर व्यापारियों ने क्या किया, नए नए चर्च बनवाने शुरू किए, चर्च को दान देना शुरू किया। 12वीं शताब्दी से कई सारे बड़े बड़े चर्च बनने लगे, जिनको कैथेड्रल बोला जाता है फ्रांस के अंदर। अब ये कैथेड्रल बेसिकली मोनेस्ट्रीज के अंडर में होते थे। मोनेस्ट्री कौन याद है? मोनेस्ट्री, भिक्षु। तो ये चर्च जो होते थे, ये मोनेस्ट्रीज के अंडर में होते थे। लेकिन जब एक बार बड़े बड़े चर्च बनने शुरू हुए, तो आपको पता है कि बहुत बड़ा चर्च जब बनेगा तो लोग आसपास आएंगे। अब उस चर्च में भी आप समझो ना कि लोग घूमने आएंगे, उस चर्च में लोग उस चर्च में पूजा करने आएंगे। अब जब लोग उस चर्च में पूजा करने आएंगे, घूमने आएंगे, तो उसके आसपास सेवाएं तो बनेंगी भाई, खाने की व्यवस्था बनेगी, फूल माला की व्यवस्था बनेगी, सारी चीजों की व्यवस्था बनेगी। बड़े बड़े चर्च बनने लगे। और एक बार जब वो चर्च बनकर तैयार हो जाते हैं, तो उसके आसपास लोग आकर बसने लग जाते हैं, और लोग वहां पर आकर व्यापार करने लगते, सामान बेचने लगते, और उसके इर्द गिर्द भी शहरों का या कस्बों का निर्माण हो जाता। ये बड़े बड़े चर्च जो थे, ये पत्थरों से बनते थे और इनमें कई साल लग जाते थे। लेकिन एक बार जब ये बन जाते थे, तो चर्च के आसपास का जो टाइम एरिया होता था, लोग वहां पर आकर बस जाते थे। और एक पॉइंट आता था जब वो चर्च एक तीर्थ स्थान बन जाता था। और आपको पता है कि तीर्थ स्थान जहां पर होते हैं, वहां पे मार्केट का डेवलपमेंट होता ही होता है, राइट सर। तो छोटे छोटे कस्बों का विकास इन चर्च के इर्द गिर्द भी डेवलप होने लगा। अब इन कैथेड्रल्स को इस तरीके से, चूंकि कैथेड्रल, ये चर्च बहुत बड़े होते थे, तो आप देखेंगे इन कैथेड्रल्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था। आप कभी भी देखेंगे तो ये चर्च की जो ऊपर ऐसी ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, इस प्रकार की कॉनिकल मीनारें होती हैं, है ना। इनको ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि प्रीस्ट साहब अगर यहां खड़े हैं और बहुत बड़ा कैथेड्रल है, तो उनकी आवाज जो है ये टकरा के वापस आए और ये पूरे चर्च में गूंजे, राइट। अब चूंकि ये कैथेड्रल इतना बड़ा है, तो इसको इस तरीके से बनाया जाता था। कैथेड्रल्स वर डिजाइन्ड सो दैट प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी साहब, पादरी साहब की जो आवाज है वो दूर तक हॉल में बड़ी संख्या के लोगों को आसानी से सुनाई दे। ठीक है, और अगर कोई गाना वाने का व्यवस्था हो रही है, कोई प्रेयर गाई जा रही है, या घंटी बजाई जा रही है, चाइमिंग का मतलब होता है, चाइमिंग बेल्स का मतलब होता है घंटी बजाना, बजती हुई घंटियों की जो आवाज है वो दूर तक लोगों को सुनाई दे सके, कैथेड्रल्स को ऐसा बनाया जाता था। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है सो दैट आवाज अंदर ही अंदर गूंजे और सभी लोगों को सुनाई दे। पहले माइक वाइक तो होते नहीं थे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कैथेड्रल्स की जो दीवारें होती थी, उन दीवारों को इस तरीके से पेंट किया जाता था। स्टेन्ड का मतलब क्या होता है? पेंटेड। ये जो दीवारें होती थी, इनमें विंडोज जो होती थी, उसमें पेंटेड ग्लासेस लगाए जाते थे। उनकी दीवारों की जो खिड़कियां होती थी, उसमें इस तरीके से पेंटेड खिड़कियां बनाई जाती थी, जिसमें चित्र बनाए जाते थे। और ये चित्र कुछ और नहीं होते थे, बल्कि ये चित्र होते थे बाइबल की कहानियां। ये चित्र क्या होते थे कि बाइबल की कहानियां। अब ये जो चित्र होते थे ना, तो दिन के समय जब बाहर ज्यादा रोशनी होती थी, तो अंदर के लोगों को ये चित्र खूबसूरत दिखाई देते थे। ड्यूरिंग द डे
सनलाइट वुड मेक देम रेडियंट। रेडियंट का मतलब क्या होता है? विजिबल। रेडियंट का मतलब क्या होता है? विजिबल, दिखाई देने लायक, जो लोग अंदर हैं कैथेड्रल के। और जब सूरज ढल जाता था तो चर्च के अंदर जो कैंडल लाइट होती थी उसके कारण बाहर के लोगों को यह पेंटिंग दिखाई देती थी। अपने घर में एक ग्लास होता है, एक खिड़की होती है, आपको पता होगा, जो बेसिकली एक ऐसी खिड़की होती थी, ब्लैक कलर की खिड़की होती है, जो इसी तरीके से काम करती है कि दिन में बाहर के लोगों को अंदर का दिखाई नहीं देगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस तरफ लाइट कम होगी उस तरफ का दिखाई नहीं देगा, और जिस तरफ लाइट ज्यादा होगी उस तरफ के लोगों को दिखाई देगा। तो सपोज ये खिड़की है, मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं, तो अंदर कम लाइट है, बाहर ज्यादा लाइट है, तो मुझे बाहर की चीजें दिखाई देंगी, बट बाहर वाले को अंदर नहीं दिखाई देगा कुछ भी। लेकिन जैसे ही रात होगी, बाहर लाइट कम है, अंदर लाइट ज्यादा है, तो बाहर के लोगों को खिड़की के आर पार दिखने लग जाएगा। इनको बोला जाता है ऐसे वाले ग्लासेस। तो ये जो पेंटिंग बनाई जाती थी इन दीवारों में, वो कुछ इस तरीके से ही बनाई जाती थी कि जब बाहर दिन में सूरज की रोशनी होती थी तो अंदर के लोगों को उन खिड़कियों की पेंटिंग बहुत खूबसूरती से दिखाई देती थी। जब रात में बाहर अंधेरा होता था तो अंदर कैंडल्स जलती थी, मोमबत्तियां जलती थी कैथेड्रल के, तो अंदर रोशनी ज्यादा होती थी, तो बाहर के लोगों को ये पेंटिंग खूबसूरती से दिखाई देती थी। और इन ग्लासेस के ऊपर क्या बनाया जाता था? बेसिकली इसमें कुछ और नहीं बल्कि बाइबल से रिलेटेड कहानियां बनाई जाती थी, ताकि इलिटरेट लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, वो इस कहानी को समझ सकें, इस कहानी को देख कर ही बाइबल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे ये देखो, ये एक दिख रही है स्टेन्ड ग्लास, ऐसी पेंटिंग आपने देखी होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, समझ रहे हो? लुक एट दिस, लुक एट दिस। कैसे खोलते हैं? ये देखो, अभी बहुत खूबसूरती से ग्लासेस को सजाया गया है, और जब बाहर से लाइट आती है तो अंदर इतना खूबसूरत नजारा दिखता है, ये पेंटिंग बढ़िया दिखती है। जब अंदर लाइट ज्यादा होती है तो बाहर के लोगों को ये खूबसूरती से दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे हो आप? ये देखो, ये देखो, इस तरीके की पेंटिंग्स, कैन यू सी हियर, कितने खूबसूरत होते थे। तो इन कैथेड्रल्स को बहुत खूबसूरती से बनाया जाता था। ठीक है, लुक एट दिस, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो बाइबल के ही अलग अलग चित्र बनाए जाते थे, कुछ पवित्र चित्र बनाए जाते थे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके के ग्लास हैं जहां पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बात समझे? ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब because of the inadequacy which we often felt on feast days, for the narrowness of the place forced the women to run towards the altar upon the heads of the men with much anguish and noisy confusion to enlarge and amplify the noble church. We also caused to be painted to by the exquisite hands of many masters from different regions a splendid variety of new windows, because these windows are very valuable on account of their wonderful execution and profuse expenditure of painted glass and sapphire glass. We appointed an official master craftsman for their protection and also a goldsmith would receive the alliances and this is how they work. अब ये बेसिकली क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर? इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको बस एक चीज बता रहा हूं कि पहली चीज, चर्च को बड़ा बड़ा क्यों बनाया गया, और दूसरी चीज, इन कांच की दीवारों को पेंट क्यों किया गया। तो बेसिकली एबॉट शुगर नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि सेंट डेनिस के एबिस के बारे में बता रहे हैं, चर्च के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हमने इन चर्च को इतना बड़ा बड़ा क्यों बनाया, कैथेड्रल क्यों बनाया इनको, इसलिए कि जब भी कभी कोई फीस्ट होता था, फीस्ट का मतलब जब भी कभी कोई पार्टी होती थी या खाने पीने का कार्यक्रम होता था, तो बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब चूंकि चर्च बहुत छोटा सा होता था तो महिलाएं जो हैं वो बेचारी कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाती थी, और इतना शोर शराबा होता था तो महिलाएं ढंग से खाना नहीं खा पाती थी, और कम जगह होने और ज्यादा लोग होने से ज्यादा शोर शराबा होता था, तो लोग आपस में बात भी नहीं कर पाते थे और बहुत अव्यवस्थित व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए हमने क्या डिसाइड किया कि हम अब चर्च को बड़ा बड़ा बनाएंगे। दूसरी चीज, अब चूंकि चर्च की दीवारें जो हैं, ठीक है, वो बंद रहती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते थे कि चर्च का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हमने क्या किया कि खूबसूरत कांच
की खिड़कियां लगानी शुरू की और उन खिड़कियों में हमने पेंटिंग्स बनवानी शुरू की, अलग अलग दूर दराज से पेंटर्स बुलवा के पेंटिंग्स बनवानी शुरू की, ताकि बाइबल का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सके। और चूंकि ये पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत और बहुत वैल्यूएबल होती थी, इन पे बहुत हम काम करते थे, बहुत कारीगरी का काम होता था, तो हम एक बंदे को अपॉइंट करते थे जो इन पेंटिंग्स और इन खिड़कियों की सुरक्षा करते थे, उनको मेंटेन करते थे। बात समझे? एंड एट द सेम टाइम ये पेंटिंग्स लोगों को मैसेजेस देती थी बाइबल का। सो दिस वाज कैथेड्रल टाउन। अब द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, इस पर हम आएंगे, बट क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ आई? क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ आई थोड़ी थोड़ी सी? ठीक, क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। बेसिक चीजें हैं। बेसिकली टाउन्स और टाउन्स पीपल को ये बताना है आपको कि क्यों टाउन्स बन रहे हैं, कस्बों का निर्माण क्यों हो रहा है, और कैथेड्रल टाउन्स क्या होते थे। दैट्स इट, सिंपल है चीजें, है ना? बढ़िया बढ़िया। ड्यूरेशन बस 15 मिनट और, ठीक है, फिर उसके बाद खत्म करेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आजकल तो हम घरों में भी स्टेन ग्लासेस लगाते हैं सर। जो पीजेंट्स होते थे वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करके पैसे कमाते थे, और जो टाउन पीपल होते थे वो पॉटर्स वगैरह बन के पैसे कमाते थे, तो जिसकी कि अब नोबिलिटी में भी काउंट कर सकते हैं। तो पीजेंट्स भी तो कुछ ऐसा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। हाँ देखो, कर सकते थे, लेकिन किसानों के पास तो ज़मीन लिमिटेड है ना, समझना। किसान के पास तो एक लिमिटेड ज़मीन है ना, तो वो तो सिर्फ उतना ही उगा पाएगा जितनी उसकी ज़मीन है। लेकिन एक मटका बनाने वाले के पास तो बहुत है ना, वो कितने भी मटके बना के बेच सकता है। तो व्यापार में ज्यादा ऑप्शन है, खेती में कम है। जितनी जमीन है मैं उतनी ही खेती कर पाऊंगा। तो मैं एकदम से अमीर नहीं होऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा जमीन आएगी तब मैं ज्यादा खेती कर पाऊंगा। लेकिन ज्यादा खेती भी करूंगा तो वो जमीन तो लॉर्ड की है ना, तो मुझे तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉटर, एक कुम्हार जो है मटके बनाने वाला, वो एक कमरे के अंदर भी मटके बना सकता है, तो उसको उतना रेंट पे नहीं करना है। व्हाट इज पेंटिंग टेल अस? पेंटिंग ये बेसिकली बाइबल की कहानी बताती है। व्हाई डू वी कॉल देम स्कैंडिनेवियन? स्कैंडिनेविया बेसिकली एक जनरल नाम है, वो कई बार उस इलाके के नाम पे पड़ जाता है, या वहां के ट्राइब के नाम पे पड़ जाता है, लोकल कबीलों के नाम पे पड़ जाता है। गिल्ड वॉज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर ऑल्सो, जी हाँ। हाउ वर द इनकीपर? इनकीपर जो लोग सराय बनाते थे, गेस्ट हाउस बनाते थे, उसका ख्याल रखते थे। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, तो क्या वो लोग टैक्सेस के बदले किंग्स को कोई सर्विस ऑफर करते होंगे? हाँ 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 हाँ, वो सर्विस ऑफर करते थे अभी, बट मैक्सिमम लोग टैक्स पैसे में ही पे करते थे। लॉर्ड को कैसे पता चलता था कि कितना दूर हुआ है सर्स को भागे हुए? काउंट करते थे लोग। अब सर महाभारत का जैसा ही है ना पांडव चौदर्स के लिए। हाँ हाँ सर, क्या थर्ड ऑर्डर ही आगे चलकर फोर्थ ऑर्डर बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, पूरी तरीके से नहीं सर। हाउ यूज्ड टू फोरसी दिस सिस्टम ऑफ पीजेंट गेटिंग फ्रीड, एंड हाउ डिड पीजेंट प्रूव दैट दे वर हाइडिंग फॉर 1 year and 1 day? अब इसका तो एग्जैक्टली कोई सिस्टम बताया नहीं है कि ये कैसे काउंट होता था। मतलब बस एक बात कही गई है कि अगर वो आजाद रह गया तो वो आजाद हो जाता था। इन व्हाट वेज वर लाइफ इन फ्यूडल मैनर्स? बताया ना कि टाउन्स के अंदर लाइफ आसान होती थी, फ्रीडम होती थी, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, अपने जितने घंटे उतने घंटों के हिसाब से काम कर सकते थे, और उतना आपको पैसा मिलता था। मैनर के अंदर आप दिन रात मजदूरी करते थे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता था, तो आपको सिर्फ मजदूरी करते रहना था, कोई आजादी नहीं थी। सर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम करेंसी कहाँ और कब शुरू हुई? यार एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है हम लोग को सर। सॉइल बार बार रिफॉर्म होता था मींस फर्टिलिटी इंक्रीज। सर सॉइल बार बार मीन्स फर्टिलिटी इंक्रीज। हाँ बट उसके अलावा भी सॉइल को टाइम देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल को मतलब आप हर साल लगातार खेती करते रहोगे तो फर्टिलिटी बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप रोज हर साल खेती कर रहे हो ना, तो सॉइल को अगर अच्छे तरीके से आप खाद वाद नहीं मिलाओगे तो उसकी उपजाऊपना कम हो जाएगा। तब तो ये फिफ्थ ऑर्डर होना चाहिए था, नहीं नहीं फोर्थ ऑर्डर। एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन का क्या लेना देना? क्योंकि मेरी जान, जब खेती ज्यादा हुई तो खाना ज्यादा मिला, खाना ज्यादा मिला तो पॉपुलेशन ज्यादा लंबे समय तक जी रही है, ज्यादा लंबे समय तक जी रही है तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना? सर ये जो वेरियस डेवलपमेंट हो रहे हैं पूरे यूरोप में या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया में? फ्रांस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, बाकी हो पूरे यूरोप में। सर मार्केट डेवलपमेंट से नोबल्स को प्रॉब्लम थी तो वो उसको बंद किया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, नोबल्स को तो पैसा मिल रहा है ना, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? सर ये ऑफिशियल्स जो गवर्न करते थे मार्केट, वो लोगों में से ही कोई होता था या फिर नोबल्स की साइड से होता था? हाउ डिड राइज यूरोप? इस पे बात करेंगे। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर कैसे हम, आप इसको आंसर करने की कोशिश तो करो मेरी जान। सर क्या फर्स्ट मार्केट टाउन्स वर्ल्ड में यहीं डेवलप हुए थे? नहीं नहीं, इससे पहले भाई मैंने बताया ना कि रोमन एम्पायर में भी था। सर अगर वो पीजेंट पकड़ा गया तो फिर बस कुछ नहीं, मारा जाता था उसको, कोड़े बरसाए जाते थे। सर वाई डिड न्यू टाउन्स? यही देखो, 1 day 1 year and 1 day, नॉट 1 years। हाँ सॉरी सर, इस बात का क्या प्रूफ है? वन, पता नहीं हमें एग्जैक्टली इसके बारे में। सर ऑल गुड, प्लीज कॉल माय नेम। हाय अनंत,
जब टाउन स्टैब्लिश होते किंग और लॉर्ड्स वगैरह कहाँ थे? वहीं थे जहां थे, बट उनको पैसा मिल रहा है, पैसे में काम हो रहा है, तो क्या बुराई है सर? जब पीजेंट ने लॉर्ड की जमीन पे काम करता था बंद कर दिया था, तो लॉर्ड ने पीजेंट से जमीन वापस नहीं लिया और काम। देखो, पीजेंट जमीन, अगर लॉर्ड पीजेंट से जमीन वापस ले लेगा तो किसानी करेगा कौन? बात समझ रहे हो ना? किसानी करेगा कौन? अगर पीजेंट से जमीन वापस ले ली जाएगी लॉर्ड के द्वारा, तो काम करेगा कौन? है ना? हु विल डू द काम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चिल करो मेरी जान, हो जाएगा। आई एम फाइन मयंक एंड यू। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए चैट में, हाय हेलो फाइन। सर आप डीमन स्लेयर का मूवी देखने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे भाई। हम्म 90%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं तुम लोग को, सुनना मेरी बातों को, ठीक है? सुनना मेरी बातों को, समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? कि देखो, हम जब ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं ना मेरी जान, तो ह्यूमैनिटीज भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही होता है, ठीक है? अब ह्यूमैनिटीज में क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि कहानियां हैं तो कहानी सुन के तो ऐसे ही याद हो जाएगी, बट नहीं होता है। आपको पता है कितने सारे इफेक्ट्स होती हैं? यहां पर चीजों को समझना पड़ता है, प्रोसेस को समझना पड़ता है कि समाज में क्या प्रोसेस चल रही है, राइट? कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, और इसका आउटकम ये निकला कि एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ, शहरों का निर्माण हुआ, पैसे आने शुरू हुए। तो पहले क्या होता था, नोबल्स को मजदूरों को पकड़ पकड़ के काम करवाना पड़ता था, मजदूरी करवानी पड़ती थी, ज्यादा मेहनत थी। अब मजदूरों से बोल दिया, किसानों से बोल दिया कि पैसे दे दो, पैसा आ रहा है, महीने का महीना आसान। मतलब समझो ना कि आपने अपना घर किराए पर दिया हुआ है किसी को, है ना? अब आपने बोला कि साहब ऐसा है कि तुम मेरे घर पे रह रहे हो, तो उसका किराया तुम कैसे दोगे? रोज सुबह आके मेरे घर में काम करोगे और शाम को आके काम करोगे। अब कभी वो बंदा नहीं आ पा रहा है, कभी उसकी तबीयत खराब है, तो आप कैसे काउंट करोगे उसने किराया पे किया कि नहीं किया? बट आपने बोला साहब 1 महीने आप मेरे घर पे रहोगे, 10,000 किराया है, 10,000 दो, तुम मेरे घर पे रहो, टेंशन नहीं। उसने भी बोला कि ठीक है साहब, ये लो 10,000 रुपए, मैं आपके घर पे रह रहा हूँ, काम खत्म। वो 10,000 देके फ्री हो गया, महीने भर वो आजाद है, 10,000 रुपए आपको पे कर दिया, आपका भी रेंट आ गया। ज्यादा आसान क्या है? ऑब्वियसली सर सेकंड सिस्टम आसान है। और अब चूंकि आपके पास भी पैसे हैं, तो उन पैसों का इस्तेमाल करके आप मजदूर हायर कर सकते हो। इट्स इजी। अरे कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है जी, ये जबरदस्ती चैट में तुम लोग लगे रहते हो। हाँ, बदतमीजी कर लो। तो लेसन नंबर 1 समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखो, पता है क्या होता है ना कि ह्यूमैनिटीज के अंदर पता है क्या होता है कि चीजें मैं एज अ टीचर सिर्फ समझा सकता हूँ, बट चीजें पता है अच्छे से कब समझ आएंगी? जब आप उसको खुद से रीड करेंगे। द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है? तो जितना ज्यादा आप खुद से चीजों को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी। दैट इज वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमैनिटीज के अंदर खासकर ये चीज है कि आप जितनी बार चीजों को पढ़ेंगे, चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी, है ना? सवाल आता है कि सर याद नहीं होता है, सर कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में बिल्ड होता है। मैं कितनी भी बार कहानी सुना दूं, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, वो नहीं याद होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज मैं भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूं, आपको पता है। मैं अगर किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट होता, फिर ये बात बोलता, तो आपका मानना नहीं भी बनता था। बट मैं खुद ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूं, आपको पता है। मैं 11वीं क्लास से आपकी तरह मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से ही पढ़ा हुआ हूं, ठीक है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, मैंने तो मास्टर्स भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है। थ्रू आउट मैं भले कॉलेज में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, एक ही सोल्यूशन था भाई हर चीज का, किताब पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, किताब पढ़ो, दैट्स इट, दैट इज द ओनली। जैसे मैथ्स के साथ क्या होता है, सॉल्व करो, है ना? जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप सॉल्व करते हैं, चीजें उतनी समझ आती हैं, ठीक है? बट ह्यूमैनिटीज के साथ क्या होता है कि आपको आपको किताब पढ़नी पड़ती है, ठीक है? चलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ, बर्थडे मना लो, एनिवर्सरी मना लो, फिर ब्लॉक हो जाओगे तो मेरे पास आना। सर हम तो कुछ कर नहीं रहे थे सर, सर वो ना सर, हम तो बस नॉर्मली सर डाउट पूछ रहे थे, बट पता नहीं सर हमें क्यों ब्लॉक कर दिया सर, सर अनब्लॉक करवा दीजिए प्लीज। बेशर्मो, हाँ, अभी ब्लॉक हो जाओगे चैट में, ठीक है? ये चैट इसलिए नहीं दिए कि आप बर्थडे मनाए, एनिवर्सरी मनाए। चैट फिर मेरे पास मत आना कि सर ये अनब्लॉक करवा दो, ठीक है? अरे सर अनब्लॉक करवा दो सर, ब्लॉक हो गए सर, डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं सर, कैसा काम चलेगा सर? चलो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक खत्म करके फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक के बाद क्लास एंड करेंगे।
अब अपन ने क्या देखा, अपन ने क्या देखा कि अपन ने क्या देखा 11th से 14th सेंचुरी तक क्या हो रहा है। ठीक है, है ना। हाँ सर, ये बदलाव हो रहे थे, हाँ सर। लेकिन जैसे कि अपन को याद है रोमन साम्राज्य में 3rd सेंचुरी क्राइसिस आया था, वैसे यूरोप में फिर एक बार आता है 14th सेंचुरी क्राइसिस। अपन 3rd सेंचुरी क्राइसिस पढ़ चुके हैं, हाँ सर। 3rd सेंचुरी क्राइसिस में क्या पढ़ा था साहब आपने? अपन ने पढ़ा था कि नदन जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक होना शुरू हो गया था। उसके अलावा शापुर वन ईरान में राइज कर रहे थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था रोमन एम्पायर में। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भाई 47 साल में 25 राजा बदल गए। सेम ऐसा एक और क्राइसिस आता है 14वीं शताब्दी में यूरोप में। क्या कि इनिशियली सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, मतलब 11 टू 13 सेंचुरी में बोलूंगा, 11 टू 13 सेंचुरी सब कुछ बढ़िया चल रहा था यूरोप में। सब कुछ एकदम से बढ़िया से मतलब चल रहा था और एकदम बढ़िया सब कुछ अलाइंड था। सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, शहरों का निर्माण हो रहा है, खेती बढ़िया हो रही है, लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना है, ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा न्यूट्रिशन है, एज बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। 14वीं शताब्दी में चीज़ें पलट गई, बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अर्ली 14th सेंचुरी में यूरोप का ये जो आर्थिक विकास है वो धीरे बढ़ होने लग गया। अगेन 3 कारण थे इसके। कितने कारण? 3 कारण। तो जैसे 3rd सेंचुरी क्राइसिस के 3 कारण थे, वैसे ही 14th सेंचुरी क्राइसिस के भी 3 कारण थे। पहला कारण क्या था कि आपको याद है कि 11 से 13 सेंचुरी तक टेम्परेचर गर्म हुआ था, हाँ सर। 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी थी, हाँ सर। बर्फ गिरनी कम हुई थी, हाँ सर। जमीन में अब बर्फ नहीं होती तो किसानी करना आसान था, हाँ सर। किसानी करना आसान था तो मतलब ज्यादा जमीन पर हम खेती कर पा रहे थे, हाँ सर। ये सब हो रहा था, हाँ सर। 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अभी तक जो पिछले 300 साल जो गर्म माहौल था वो बदल गया और फिर से बिटरली का मतलब होता है बहुत अधिक, बिटरली का मतलब कड़ाके की, बिटरली का मतलब कड़ाके की। 14वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई फिर से। पहला बदलाव क्या हुआ? ठंड फिर से आ गई, विंटर्स केम बैक। पिछले 300 साल, इन 300 सालों में टेम्परेचर बढ़िया था, खेती बढ़िया हो रही थी, लेकिन अब यूरोप के अंदर फिर से वैसा मौसम हो गया जैसा 10th सेंचुरी तक था, मतलब कड़ाके की ठंड होने लग गई। अब जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी तो गर्मी का माहौल कम हुआ। अब गर्मी का माहौल कम हुआ तो फसल उगाने का समय भी कम हुआ, हाँ सर, ठीक है। और अब ऊंचे इलाकों पे, हायर ग्राउंड्स का मतलब होता है ऊंचे इलाकों पे, मतलब जैसे पहाड़ों के इलाकों पे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर फसल उगाना एकदम कठिन हो गया क्योंकि वहां पर बर्फ गिरने लग गई, ठीक है। इसी के साथ साथ मौसम में बदलाव कुछ इस प्रकार का आया कि तेज तूफान और समुद्र में तेज लहरें चलना, तूफान आना, तेज लहरें चलना, और समुद्र का पानी शहरों में भर जाता था, समुद्र में बाढ़ आ जाती थी। तो ना समुद्र में तेज तूफान आया, भूकंप आया तो फ्लड आ जाता था, सुनामी जिसको बोलते हैं। और अगर आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप चारों तरफ से समुद्र से ही तो घिरा हुआ है साहब, है ना, है या नहीं? ये देखो चारों तरफ समुद्र है, तो जब इन समुद्रों में तूफान आएगा तो पानी ऑब्वियसली शहरों के अंदर भरेगा। अब जब इन समुद्रों में तूफान आना शुरू हुआ तो शहरों के अंदर पानी भरना शुरू हुआ बहुत तेजी से, राइट सर। अब जब शहरों के अंदर पानी भरना शुरू हुआ, मतलब इन इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ, तो इससे क्या हुआ? खेत नष्ट हो गए, खेत नष्ट होने शुरू हो गए। इट डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म्स, जिसके कारण क्या हुआ कि अब
खेत नष्ट हो गए तो फसल नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई तो किसान बेच नहीं पाया, और किसान बेच नहीं पाया तो क्या सरकार को टैक्स मिला? सरकार को टैक्स नहीं मिला। दूसरी, इसी के साथ साथ दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या हो गई? चेंज इन वेदर। दूसरी प्रॉब्लम कि अब जब गर्मी का मौसम आया था इस टाइम पीरियड पर, तो लोगों ने क्या किया, मैंने बताया था ना कि जंगलों को काट काट कर खेतों में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि साहब बढ़िया मौसम हो गया है खेती करने के लिए, तो जितनी ज्यादा जमीन पर खेती करेंगे उतना अच्छा होगा। तो जब क्लाइमेट फेवरेबल था, जब क्लाइमेट अपने हित में था, तो लोगों ने क्या किया कि बड़े स्तर पे रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड, रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापित करना। उन्होंने क्या किया कि जंगलों को काट काट कर जमीन को पुनर्स्थापित किया और खेती के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने जंगलों के साथ साथ पास्चर का मतलब होता है घास के मैदान, उन्होंने इवन घास के मैदान भी काट दिए। घास के मैदान कौन से? जो सर पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, जहां पे पशु चरते थे, उनको भी काट काट कर खेतों में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बहुत अधिक खेती करने के कारण, इंटेंसिव प्लॉइंग, बहुत अधिक खेती करने के कारण मिट्टी की जो उपजाऊपन थी, एग्जॉस्टेड का मतलब एंड हो जाना, खत्म, मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो खत्म होने लग गया। देखो आप कुछ भी कर लो, बट जमीन का भी एक प्रोसेस होता है ना। जैसे जैसे अपन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको पता है कि पेट्रोल नेचुरली बनता है, लेकिन अगर अपन सारा पेट्रोल आज ही इस्तेमाल कर लेंगे तो पेट्रोल को आगे बनने में अभी भी करोड़ों साल लगेंगे। तो हमें इस तरीके से पेट्रोल को यूज करना है कि अगले करोड़ साल तक नया पेट्रोल बन जाए। अगर हमने उससे पहले खत्म कर दिया पेट्रोल नया बनने से, तो हमें नहीं मिलेगा, वो उतना टाइम उसको लगेगा। सेम मिट्टी के साथ है कि आप मिट्टी में ऐसा है कि मिट्टी के उपजाऊपन को आने में समय लगता है, मिट्टी को बनने में समय लगता है। तो या तो आप एक साल में ही भयंकर खेती कर लो, या तो आप 10 साल में धीरे धीरे खेती करो, सो दैट मिट्टी अपना उपजाऊपन बना कर रखे। लोगों ने क्या किया कि अब होता है ना, इंसान बहुत लालची किस्म का व्यक्ति होता है, मतलब इंसान के अंदर लालच होता है हमेशा से। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, पता है कि हम सब लोग ना हमेशा लाइफ में सिर्फ बेहतर चाहते हैं। बट पॉइंट यही है कि डू यू रियली थिंक कि ये चाहना, मतलब ये चाहना गलत नहीं है, बट डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि लाइफ हमेशा अच्छी ही चलती रहे? नहीं, लाइफ में बुरा टाइम भी आता है, बुरी चीजें भी आती हैं, है ना, बुरा वक्त भी आता है। तो बेटर यही है कि हम हर चीज के लिए तैयार रहें, कि जितना हम अच्छे के लिए तैयार हैं उतना बुरे के लिए भी तैयार रहें, है ना। तो इंसान, लेकिन क्या है, इंसान है लालची, वो चाहता है कि जितना बेहतर हो सके उतना अच्छा। आज ही है जो भी है, कल का सोचते ही नहीं है। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ऐसा भी तो नहीं करने का ना कि नहीं भाई आज ही सब कर लेने का, फिर कल को फिर ऐसा कि नहीं भाई आज ही पूरा खुश हो लिए, कल थोड़ा सा दुख आया तो परेशान हो गए, बोले साहब जिंदगी में तो इतना दुख है कि मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मतलब इंसान को दोनों चीजों के लिए रेडी होना चाहिए। और इंसान इसके लिए रेडी होता नहीं है। हम बड़े लालची किस्म के लोग हैं कि हमें सिर्फ सब अच्छा अच्छा चाहिए और बेहतर चाहिए, है ना। हम कभी ये नहीं सोचते कि नहीं कोई बुरा भी हो गया, इट्स ओके यार, ठीक है, हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो हर चीज के दो पहलू हैं, हमेशा दोनों चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं हमेशा यही मानता हूं, मैं अपनी लाइफ में भी यही फिलॉसफी मान के चलता हूं कि सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, सम डेज आर वेरी बैड, इट्स फाइन, इट्स ओके, दैट इज व्हाट लाइफ इज, है ना। दैट इज व्हाट लाइफ इज। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। व्हाट आई कैन कंट्रोल इज कि मैं उन चीजों के लिए कैसे रिएक्ट करता हूं, उन चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं। ठीक है, अब यहां पर रिएक्ट और रिस्पॉन्ड भी दो अलग चीजें होती हैं। ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात करके फिर आगे बढ़ूंगा मैं। होता क्या है, देखो, रिएक्ट मतलब समझते हो, रिएक्शन पढ़ा है अपन ने, केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, तो अपन ने जब क्लास 9th में केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था कि जब भी दो केमिकल्स मिलते हैं तो हीट जनरेट होती है ना। जब भी आप किसी दो केमिकल को मिलाओगे हीट जनरेट होगी दैट इज रिएक्शन, उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो इंसान ना लाइफ में यही करता है कि दो चीजें होती हैं, जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। डू यू थिंक रिएक्ट करना सही है? नहीं सर, क्योंकि रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन में हमेशा हीट जनरेट होती है ना। और जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो वो सडन होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है रिएक्शन। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? उत्तर देना, किसी की किसी बात पर प्रति उत्तर देना। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम उसको बहुत कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में यही सीखना है। वी नीड नॉट टू रिएक्ट, वी नीड टू रिस्पॉन्ड। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है चीजों को। कैसे?
जब भी हम रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है, रिएक्शन इज गुड ऑल्सो, बट रिएक्शन बहुत अनकंट्रोल्ड होता है, जैसे बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख, बट जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत कंट्रोल्ड होता है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। होता है ना, जैसे कई बार होता है कि हम गुस्से में घर वालों से कुछ भी बोल देते हैं, कि घर वालों ने कुछ बोला, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो आपको पता है कि आपने वैसा रिएक्ट किया, बाद में खुद रियलाइज भी होता है गलत किया, बट वो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने रिएक्ट किया, सडनली हम फट गए, हमने तुरंत रिएक्ट किया। बट रिस्पॉन्ड क्या होता है, घर वाले क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट रुककर सुना, फिर सुनकर समझ में आया कि देखो यार बोल रहे हैं, उनका काम है बोलने का। अब अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट करूंगा तो हम लोग आधे घंटे बहस करेंगे आपस में, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ निकलना नहीं है, रहना हमने एक ही घर में है ना। उससे अच्छा रिस्पॉन्ड कर दो। तो मम्मी चिल्ला रही हैं, बोल रही है फोन मत चलाओ, बोलो ओके मम्मी, बात वहीं खत्म हो गई। ट्रस्ट मी, बात वहीं खत्म हो गई। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, बात तुरंत खत्म हो जाती है, बात आगे बढ़ती नहीं है। जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो बात आगे बढ़ती है, कि मम्मी ने कुछ बोला, 4 बातें हमने बोली, है ना, फिर 4 बातें उधर से आई, फिर उड़ती हुई चप्पल एक पड़ी, फिर रात को खाना नहीं मिला। सिंपल एक लॉजिक है ना। तो इससे बेटर है कि खाना वाना मिल जाए, चप्पल वप्पल ना पड़े, हाँ बोल देते हैं। करना एट दी एंड वही है, अब मार खा के करो, बिना मार खाए करो, तो मार क्यों खानी है। तो इससे अच्छा लेट्स रिस्पॉन्ड, एंड दैट शुड बी द केस इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। इट शुड बी द केस इन एवरी सिचुएशन। यू ऑल नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड जब हम करते हैं तो स्लोली करते हैं, इत्मीनान से करते हैं, सोच कर करते हैं। जब हम रिएक्ट करते हैं तो बिना सोचे करते हैं, एंड व्हेन वी रिएक्ट विदाउट थिंकिंग, तो रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड। रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड व्हेन इट्स अनकंट्रोल्ड यू नेवर नो व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड एंड यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर योर रिस्पॉन्स, you know the outcomes, you can control the outcomes, ठीक है। so that thing is very important. now getting back, तो भाई एक बार जब मौसम गर्म हुआ तो इंसानों ने जमकर जमीनें खाली कर दी। बोले साहब खेती खेती करेंगे, अब जितनी खेती होगी उतनी खेती कर देंगे। जंगल काट दिए, घास के मैदान काट दिए, खेती के लिए जमीन ज्यादा से ज्यादा वो कर ली, लगे पड़े हैं खेती करने में, फसलें उगाए पड़े हैं। लेकिन जमीन का भी एक नेचर का भी एक साइकिल होता है। हुआ क्या, एक पॉइंट ऐसा है कि जमीन जो है वो बुरी तरीके से खराब हो गई, ठीक है, कि सॉइल को या मिट्टी को बढ़िया तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, तो जमीन की क्वालिटी खराब हो गई। और दूसरी चीज क्या हुई, क्योंकि बड़े स्तर पे जंगल काटे गए तो नेचर को भी हार्म हुआ। और दूसरी चीज, चूंकि बड़े स्तर पर घास के मैदान भी काट दिए गए, तो पशुओं को आप क्या खिलाओगे। पशुओं को हरी घास मिल रही है क्या? नहीं, पशुओं को हरी घास मिलनी बंद हो गई। अब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी यूरोप की, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ कि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसा प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, रिसोर्सेस कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आउटस्ट्रिपिंग रिसोर्सेज। आउटस्ट्रिपिंग का मतलब अत्यधिक इस्तेमाल, अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हैं और रिसोर्सेस कम हैं। इसके चलते क्या हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, समझना मेरी बात को, कि मेरे पास 10 रोटियां हैं लेकिन खाने वाले 20 लोग हैं। मेरे पास 10 रोटियां हैं, खाने वाले 20 लोग हैं। आधी आधी रोटी मिलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आधी आधी रोटी खा के कब तक जिंदा रहोगे? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भूखमरी हो जाएगी, है ना। जब खाना कम पड़ गया भूखमरी हो जाएगी, और उसी भूखमरी को बोला जाता है फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? भूखमरी, कि जब लोग ज्यादा हो जाएं और खाने का सामान कम हो जाए, भूखमरी, फेमाइन आने लग गई यूरोप में। माना जाता है कि काफी सीवियर, बहुत खतरनाक, सीवियर का मतलब खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक फेमाइन यूरोप में आए 1315 से 1317 के बीच में। और 1320 में तो इनफैक्ट काफी ज्यादा पशु भी मारे गए। क्यों पशु मारे गए? क्योंकि उनके हमने घास के मैदान काट दिए। इसी के साथ साथ अब 3 रीजन बोले हैं, बट बेसिकली हमें 4 रीजन देखने को मिलते हैं। तीसरा रीजन क्या है कि व्यापार तेजी से कम होता जा रहा था। व्यापार क्यों कम हो रहा था? क्योंकि यूरोप के अंदर अब मेटल की करेंसी खत्म हो गई है। जो धातु के पैसे इस्तेमाल होते थे, खासकर जो सिल्वर के सिक्के यूज होते थे, वो सिल्वर के सिक्के अब बन नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर की खदानें थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया कहां है मेरी जान? ये यूरोप में ही है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, ये देखो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड दो मुझे। यहां पर है हमारे पास कहीं पर सर्बिया, और यहां पर है हमारे पास ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो सिल्वर की खदानें थी, वो सिल्वर की खदानों में से सिल्वर बहुत खत्म हो गया था। सिल्वर अब उतना ज्यादा बचा नहीं था, तो ज्यादा बड़ी संख्या में सिक्के बन नहीं रहे थे। सिक्के नहीं बन रहे थे तो व्यापार नहीं हो पा रहा था। पैसा नहीं होगा तो व्यापार कैसे कीजिएगा?
गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब सिक्कों की क्वालिटी को कम कर दिया और उसमें सिल्वर की क्वालिटी कम करके उसको अब सस्ते मेटल से बनाने लगा। इससे क्या हुआ, व्यापार को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। चौथा सबसे बड़ा कारण था कि चूंकि मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, यूरोप नए नए इलाकों के साथ व्यापार कर रहा था और काफी सारे अलग अलग इलाकों से शिप्स आते थे। शिप का मतलब जहाज आते थे सामान लेकर। अब हुआ क्या कि यूरोप में जब जहाज आते थे तो उन जहाजों में अब बैठकर आए चूहे। कौन आए? चूहे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में अब उन जहाजों में बैठकर आए चूहे और ये चूहे फैल गए यूरोप में। चूहे तो फैल गए, लेकिन ये चूहे अपने साथ लेकर आए ब्लैक डेथ, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग बोला जाता है। अलोंग विद द शिप्स केम रैट्स। रैट मतलब चूहे, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग लेकर आए। एक बीमारी का नाम है जो बहुत खतरनाक बीमारी, चूहे फैलाते थे इसको, चूहों से फैलती थी ये, ब्यूबोनिक प्लेग है ना, ब्यूबोनिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता था। माना जाता है ये इन्फेक्शन यूरोप में इतनी तेजी से फैला कि यूरोप की 20 से 30% जनसंख्या खत्म हो गई। वेस्टर्न यूरोप की खासकर बात की जाए, जहां पर सबसे अभी तक ज्यादा लोग नहीं गए हुए थे, वहां पर यह बीमारी फैली 1347 से 1350 के बीच में। और माना जाता है कि जो आंकड़े हैं हमारे पास डेथ के, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, माना जाता है कि उस महामारी में 20% पॉपुलेशन जो है पूरे यूरोप की, मतलब पूरे यूरोप की 20% पॉपुलेशन की, अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो 20 लाख लोग मारे गए थे। और कुछ इलाकों में तो ऐसा हुआ कि 40% तक पॉपुलेशन खत्म हो गई। सपोज यूरोप की जर्मनी में 10 लाख लोग रहते थे, तो 4 लाख लोग खत्म हो गए। इतनी तेजी से फैला ये ब्यूबोनिक प्लेग। जैसे हमारे कोरोना आया था, तो वैसे ब्यूबोनिक प्लेग आया बहुत तेजी से, और इसने यूरोप की जनसंख्या को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। अब ये देखो, जियोवन्नी बोकाकियो ने इसी में बताया है कि लोग कैसे मारे जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर पे लोग मारे जा रहे हैं कि अब उनके लिए कब्र नहीं बची है। ठीक है, उनके शरीर सड़ रहे हैं, लेकिन उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है। लोग बुरे तरीके से मर रहे हैं। बीमारी में, ब्यूबोनिक प्लेग में ऐसा तो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, कोई जगह नहीं है। शरीर ऐसे पड़े हुए हैं मानो कचरों का ढेर हो, इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है, अब जिन इलाकों में व्यापार होता था उन इलाकों में तो ये सबसे ज्यादा फैला। ऑब्वियसली बात है, व्यापार जहां पर होता था सामान वहीं लाया जाता था और चूहे सबसे ज्यादा वहीं पहुंचे। तो जिन इलाकों में व्यापार होता था सबसे ज्यादा ये बीमारी वहां फैली। इसी के साथ साथ इनफैक्ट ऐसे इलाके जो बंद होते थे, बंद इलाके, वहां पर भी ये बीमारी जबरदस्त तरीके से फैली। जैसे मोनेस्ट्री होते थे, मठ जो होते थे, तो मठ में क्या होता था, जो भिक्षु रहते थे वो मठ के बाहर नहीं जाते थे। अगर गलती से किसी एक भिक्षु को भी ये बीमारी हो गई तो वो सारे भिक्षु को, मतलब एक पूरा मठ नष्ट हो जाता था, उस इलाके में रहने वाले सारे लोग नष्ट हो जाते थे। एनक्लोज्ड कम्युनिटीज लाइक मोनेस्ट्रीज या कॉन्वेंट्स, कॉन्वेंट भी वही होता था जहां भिक्षु या भिक्षुणी लोग रहती थी, नन्स रहती थी। अगर एक व्यक्ति को भी प्लेग हुआ तो वो सबको ले डूबता था और हर केस में कोई नहीं बचता था। प्लेग माना जाता है बच्चों, यंग और बूढ़ों को सबसे ज्यादा मारता था। ठीक है, बच्चों, यंग और एल्डरली, इन लोगों को सबसे ज्यादा मारता था। माना जाता है कि प्लेग आगे चलकर 1360-1370 में दोबारा से फैला एंड ऑलमोस्ट, जहां पर 1300 में यूरोप की पॉपुलेशन 73 मिलियन थी, 1400 में वो पॉपुलेशन आकर 45 मिलियन पर रुक गई। कि 1300 में, 1300 सीई में यूरोप की पॉपुलेशन 7 करोड़ 30 लाख थी। 1400 में यूरोप की पॉपुलेशन 4 करोड़ 50 लाख थी। कैन यू इमेजिन? 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन खत्म हो गई। 3.5-4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन नष्ट हो गई यूरोप की। अब महामारी फैल रही है, खेती हो नहीं रही है ना, सारी चीजें हो रही हैं। हाँ सर, इससे क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आया? हाँ सर। आर्थिक व्यवस्था वैसे ही खराब है यूरोप की? हाँ सर। इसी के साथ साथ समाज के अंदर अब लोगों की ऐसी हालत खराब होगी? हाँ सर। जब कोविड फैला था तो समाज की स्थिति खराब हुई? हाँ सर। अब चूंकि इतने लोग मारे गए तो अब क्या मजदूरी करने के लिए लोग बचे? नहीं सर, मजदूरी करने के लिए लोग नहीं बचे। समझना मेरी बात, मजदूरी करने के लिए लोग नहीं बचे। अब जितने लोग बचे हैं, या तो वो खेती कर लें, या तो व्यापार कर लें, या तो कुछ सामान उगा लें। क्यों? क्योंकि या तो लोग खेती में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो लोग व्यापार में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लोग दोनों काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इतने बचे ही नहीं हैं। बड़े स्तर पे लोग मारे गए हैं एंड लोग इतने बचे ही नहीं है कि दोनों काम कर लें, और इससे पूरे यूरोप में अव्यवस्था फैल रही है। इसी के साथ साथ पहले तो खाने को लेकर मारामारी चल रही थी,
लेकिन अब क्या हुआ, पहले क्या था 10 रोटी 20 लोग, अब क्या है 10 रोटी 2 लोग। पहले क्या था 10 रोटी 20 लोग, अब क्या है 10 रोटी 2 लोग। तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जब किसी सामान की डिमांड ज्यादा होती है और सामान कम होता है तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन जब सामान ज्यादा होता है डिमांड कम होता है तो इसका प्राइस घट जाता है, क्योंकि हमें सामान निकालना है। अब चूंकि जनसंख्या खत्म हो गई तो अनाज मार्केट में बढ़ गया। अब अनाज मार्केट में बढ़ गया, अनाज मार्केट में बढ़ गया तो क्या अनाज के प्राइसेस घटेंगे? हाँ सर, लोग कम खाने वाले, अनाज बहुत अवेलेबल है, अनाज के दाम गिर गए, किसानों के पास अब पैसे ही नहीं आ रहे। दूसरी चीज, किसानों के पास पैसे नहीं आ रहे, सुनना, किसान के पास पैसे नहीं आ रहे तो क्या वो लॉर्ड को पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा सर। अब लॉर्ड क्या कर रहा था कि, सुनना मेरी बात ध्यान से, लॉर्ड क्या कर रहा था, क्योंकि लॉर्ड को, देखो मेरी बात सुनना, ये जो पीजेंट था, ये पीजेंट क्या करता था सर, ये पीजेंट लॉर्ड को क्या करता था, पैसे देता था, और वो लॉर्ड के लिए सेवा नहीं कर रहा है, तो लॉर्ड काम किससे कराएगा? तो लॉर्ड क्या कर रहा है, इसी पैसे का इस्तेमाल करके लेबर हायर कर रहा है, मजदूरों को बुला रहा है, उनको पैसे देकर उनसे काम करा रहा है और उनको भेज दे रहा है। लॉर्ड भी खुश, किसान भी खुश। लेकिन अब जब लोगों की संख्या कम हो गई है, लोगों की संख्या कम हो गई है तो लेबर करने के लिए लोग बचे नहीं सर। अब लोग कम है तो ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा मांगेंगे, वो ज्यादा पैसा मांगेंगे। Wage rates increased because the demand for labor, particularly agricultural labor, rose in England by as much as 250% in the aftermath of Black Death की ब्लैक डेथ या ब्यूबेनिक प्लेग के बाद इंग्लैंड में 250% डिमांड बढ़ गई खेती करने वाले लोगों के लिए। अब लोग कम हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे, है ना। जो बचे कुछ लेबर हैं अब वो अपनी पुरानी सैलरी से ज्यादा मांग रहे हैं, कि पहले उनको 100 रुपए मिलता था अब वो 300 रुपए मांग रहे हैं। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसान क्या ये अनाज बेच पा रहा है? प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स ड्रॉप्ड, तो किसान जो फसल उगा रहा है क्या उसको उसके पैसे मिल रहे हैं? नहीं सर। तो किसान क्या लॉर्ड को मनी दे पा रहा है? नहीं सर। अब लॉर्ड के पास मनी नहीं है तो क्या वो लेबर को हायर कर सकता है? नहीं सर। और खासकर उस केस में जब लेबर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नहीं सर, नहीं हायर कर सकता है। तो अब लॉर्ड क्या करेगा? लॉर्ड क्या करेगा जब उसको दिख रहा है कि पैसा नहीं है? तो लॉर्ड क्या करेगा? लॉर्ड ने अब बोला कि साहब अब ऐसा है कि अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए दोबारा से सर्विसेज और लेबर। बात समझे? अब मुझे चाहिए दोबारा से, पैसे को हटाओ, मुझे चाहिए कि तुम दोबारा से मेरे लिए मजदूरी करो। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मजदूरों को हायर करना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, मेरे लिए मजदूरों को हायर करना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, मेरे लिए मजदूरों को हायर करना महंगा पड़ रहा है। अब लॉर्ड के पास पैसे नहीं है, लॉर्ड के पास इनकम नहीं है, तो क्या वो मजदूरों को हायर कर सकता है? नहीं सर, वो मजदूरों को हायर नहीं कर सकता है। अब मजदूरों को हायर नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा? वो फिर से मनी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके, पैसे के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके क्या कोशिश करेगा कि दोबारा किसानों से मजदूरी करवाने लगे। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर आएगा, क्या किसान मजदूरी करने के लिए रेडी है? एक बार किसान जब आजाद हो चुका है, आपको लगता है वो मजदूरी करेगा? नहीं सर। किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला साहब ऐसा है कि अब हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम को वापस नहीं आने देंगे। 1323 में किसानों ने विद्रोह किया फ्लैंडर्स में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, फ्रांस के बगल में ही फ्लैंडर से ऊपर, यहां पर बड़े बड़े विद्रोह होने लगे अलग अलग इलाकों में। ऑल्दो नोबल्स ने इन विद्रोहों को शांत किया, किसानों को बुरी तरीके से मारा पीटा, बट स्टिल किसानों ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि हम पुरानी व्यवस्था को फिर से आने देंगे। दो दीज रेबेलियंस वर रूथलेसली, रूथलेसली का मतलब होता है कठोर तरीके से, क्रश्ड, नष्ट कर देना, क्रश्ड का मतलब नष्ट कर देना, क्रश्ड का मतलब नष्ट कर देना। इट इज सिग्निफिकेंट दैट दे अकर्ड विद द मोस्ट वायलेंट इंटेंसिटी इन दोज एरियाज व्हिच हैड एक्सपीरियंस्ड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ऑब्वियसली जिस इलाकों में किसानों ने पैसे देख लिए थे, जिस इलाकों में किसानों ने आजादी देख ली थी, जिस इलाकों में किसानों ने देख लिया था कि नहीं साहब हम आजाद रह सकते हैं, हम खेती करके भी आजाद रह सकते हैं, व्यापार करके भी हम आजाद रह सकते हैं, किसानों ने जमकर विद्रोह किया और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम पेमेंट लेबर के फॉर्म में दोबारा करेंगे। और उन्होंने क्या बोला कि हम पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज,
ये जो मनी इकोनॉमी है, ये पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा होना शुरू हो गया था कि अब पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना अपने आप में मुश्किल था। अब मेरी बात समझना, किंग है, किंग ने लॉर्ड को जमीन क्यों दी हुई थी? ताकि लॉर्ड किंग को रेवेन्यू दे और आर्मी सपोर्ट दे। लॉर्ड को वो चीज कैसे मिलती थी? जब पीजेंट उसके लिए काम करता था। पीजेंट सेम चीज लॉर्ड के लिए करता था। तो अब किसान ना पैसे दे पा रहा है क्योंकि मार्केट बहुत खराब है, ना किसान मजदूरी दे पा रहा है। अब लॉर्ड के पास ना पैसे हैं, ना मजदूरी है, ना फसल है, तो लॉर्ड क्या राजा को ये चीजें दे पाएगा? नहीं सर। और लॉर्ड अगर राजा को ये चीजें नहीं दे पा रहा है तो राजा के लिए लॉर्ड कुछ ही किसी काम का है? नहीं सर। तो अब राजा क्या कोशिश करेगा कि भाई बीच में लॉर्ड को रखने से बेटर है कि अब मैं डायरेक्टली किसानों से बात करूं। राजा क्या डिसाइड करेगा कि मैं खुद की अब आर्मी बनाना शुरू करूं, रादर देन मैं लॉर्ड के ऊपर डिपेंड रहकर किसान वो आर्मी मेंटेन करूं। मैं खुद से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करूं रादर देन लॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होने से। हाँ सर, इसी को बोला गया एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। और यहीं से होने शुरू हुए पॉलिटिकल बदलाव, राजनीतिक बदलाव। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें हम ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में ये मैं टॉपिक कल या तो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में दे दूंगा आपको, या तो छोटा सा ही टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डेड ही पुश करवा दूं। ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्ड करवा के, अगर लाइव हो पाया तो मैं लाइव ही कोशिश करूंगा, या तो फिर मैं रिकॉर्डेड करवा दूंगा। बात समझे? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। आज के लिए बस इतना ही। आज वीसी नहीं मेरी जान, आज नहीं, वीसी कल करेंगे। मैं थोड़ा सा थक गया हूं, तो कल वीसी कर लेंगे अपन। कल अगर मैं लाइव क्लास लूंगा तो कल लाइव में मैं वीसी कर लूंगा, क्योंकि टॉपिक आखिरी बचा हुआ है, तो मैं कल पढ़ाकर वीसी कर लूंगा, है ना। Don't talk in Hindi as I am not able to get Hindi. Bacha, it was already conveyed to you during the launch of the batch that we take class in English. That means Hindi and English mixed. So in that case, mostly Hindi we use, normal baatcheet ki language, normal talking language. So in that case, I believe कि you were aware about that thing. So I'm sorry, I cannot help much in this case. I'm sorry, है ना. I understand कि you are coming from a belt where Hindi is not much used, but right now the batch which we are catering is exclusively in English, right? We are not dealing with pure Hindi medium or pure English medium. Like you can understand कि as you are not compatible in Hindi, there are some students who are not compatible in English. They are purely in Hindi medium, but still they have to, they have to somehow deal with this problem. So we are not exactly dealing with dealing in pure Hindi or pure English. We are dealing in English, that is mixed language, and in that case I cannot help you out. ठीक है, शायरी सुना देते हैं, शायरी सुना देते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? सुनना ध्यान से। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि एक नदी जो होती है वो बहकर फाइनली समंदर में मिल जाती है। तो कौन बताता है रास्ता समंदर का नदी को? क्या कोई होता है जो नदी को बताता है कि समंदर यहां पर है? नहीं। तो कौन बताता है रास्ता समंदर का नदी को? जिसे मंजिल का जुनून हो वो मशवरा नहीं लेते। ठीक है, दिस इज समथिंग, इफ समझेंगे आप तो समझ आएगा कि कौन बताता है रास्ता समंदर का नदी को, जिसे जुनून मंजिल का होता है वह मशवरा नहीं लेते। राइट, कि आपको अगर पता है कि मेरी मंजिल क्या है, तो यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन,
है ना। हम जनरली यही करते हैं ना कि हम दूसरों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई ऑलवेज से दैट थिंग कि दूसरों से कभी खुद को बहुत इंपैक्ट मत करो, राइट। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, क्यों ह्यूमैनिटीज लिया है, क्यों नहीं लिया है, आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपने क्यों लिया है, आपको पता है सारी चीजें हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। आप कर लोगे, खुद पर भरोसा रखो बस, ठीक है। सो भाई आज के लिए बस इतना ही। डाउट डोंट वरी मेरी जान, डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो डाउट कल मैं सॉल्व कर दूंगा। आज बस मैं एंड करके जाना चाहूँगा थोड़ा सा, बिकॉज हम थोड़ा सा टायर्ड है ना। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास ले ही ली है, बट मैं कल सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज डोंट वरी, आपके डाउट पोर्टल पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलता हूं मैं आपसे कल अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग, ख्याल रखिए अपना, सायोनारा।